स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। गुड इवनिंग मृदुल, सौरभ, अवनी, गगनदीप, गुरदीप, उज्जवल, नीरज, कशिश, शाश्वता, विश्व, पूर्वाशा, वैष्णवी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। भावना, एवरीवन, ठीक है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी तैयारी के लिए, और इस चैनल के ऊपर, इस पोर्टल के ऊपर मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो टुडे इज डे 4, ठीक है। तो मुझे बताओ, कल का पीडीएफ मिल गया था सभी को? कल कुछ स्लाइड्स, वैसे तो परसों वाले पीडीएफ में मैंने एडिशनल स्लाइड्स पर्टेनिंग टू रेवेन्यू सेटलमेंट्स को ऐड करवा दिया था, बट कल हमने उसे डिस्कस किया था। सो कल की स्लाइड्स मैंने अलग से एक सेपरेट पीडीएफ बनाकर आपको अटैच करवा दिया था, ठीक है। एंड साउंड साउंड नहीं आ रही? आई यू सेइंग साउंड इज नॉट कमिंग? गगन, सिर्फ आपकी साइड से आया है और नीलकंठ ने बताया है। साउंड का बता दो यार, साउंड का कोई इशू है? आ रही है? रिफ्रेश कर लो, ठीक है। इट्स क्लियर, इट्स ऑडिबल, क्लियर एंड प्रोसीड, ठीक है। जिनको प्रॉब्लम आई है वो रिफ्रेश कर लीजिए। साउंड इज कमिंग। अगर काफी सारे लोगों को आ रही है तो इसका मतलब जिनको नहीं आ रही उनके एंड पे कई बार कुछ इशू हो सकता है, ठीक है। सो कल का पीडीएफ आपने पढ़ लिया, कल हमने क्लास में भी डिस्कशन कर दी। अब ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 जो कल के टॉपिक्स थे, मैं उम्मीद करता हूं कि उसमें थोड़ा सा स्कोर आपका बढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम जब चीजों को पढ़ते हैं ना, टॉपिक को पढ़ते हैं, तो हम एक्स्ट्रा जोर लगाना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है कि इसमें ना जैसे टेक्निकल एग्जाम की तरह या कॉलेज की एंट्रेंस एग्जाम की तरह सवाल ना आ जाए, तो ज्यादा जोर लगाने के चक्कर में ना वी ट्राई टू गो इनटू द डेप्थ टू मच। लेकिन सच्चाई दोस्तों देखो यही है कि यूपीएससी के एग्जाम प्रोसेस के अंदर यूपीएससी को एंड इवन लबसना को बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंडेड पीपल नहीं चाहिए। लबसना की खुद की ये रिक्वायरमेंट है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड अगर आपका है तो अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स को ज्वाइन करो। अगर आपका साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड है, स्पेस में बहुत एडवांस्ड हो आप, तो ज्वाइन इसरो। वाई आर यू कमिंग टू यूपीएससी? इसरो ज्वाइन करो, ठीक है। अगर मेडिकल फील्ड में बहुत ज्यादा एडवांस्ड हो तो यूपीएससी भी कहती है कि आप मेडिकल साइंस में जाओ। वो अलग बात है कि मेंस में अच्छा स्कोर अगर रहता है तो एडवांटेज मिलती है, एंड देयर इज नो बार कि अगर स्पेस में बहुत अच्छे हो तो यूपीएससी में आ नहीं सकते, ऐसा भी नहीं है। बट फिर भी यूपीएससी का जो एग्जाम का डिजाइन है वो ऐसा है कि एवरेज माइंडेड पीपल विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमिटमेंट एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स वो एडमिनिस्ट्रेशन को रन करें, ठीक है। तो अब मैं क्वेश्चंस आपके सामने रखूंगा। इन क्वेश्चंस को देखकर आप ये समझ पाएंगे कि पेपर में कहां से सवाल आ सकता है। कल का टॉपिक टेक्निकल था, थोड़ा डिफिकल्ट था, और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज्यादा रिलेवेंट है, राइट। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इन क्वेश्चंस के थ्रू यू विल बी इन अ पोजीशन टू इवैल्यूएट योरसेल्फ, इवैल्यूएट योर ओन अंडरस्टैंडिंग, और आपको ऑटोमेटिकली सब समझ लग जाएगा कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें चीजें कहाँ कहाँ पढ़नी है। इसमें दोनों मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, और कुछ क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, मतलब यूपीएससी में नहीं पूछे गए थे, हाँ कुछ क्वेश्चन स्टेट में जरूर पूछ लिए जाते हैं, तो उनको भी मैंने इंक्लूड किया है। 10 क्वेश्चंस आपके सामने रहेंगे, साथ साथ अपना स्कोर नोट करते रहिएगा। आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है, देखना है, और उसके बाद आंसर करना है, ठीक है। बिल्कुल आराम से, पेशेंस के साथ। तो ये है आपका पहला सवाल। नजर आ रहा है सभी को? नहीं यार, पोल में टाइम वेस्ट होता है सुमित। इसी तरह से हम करेंगे, जस्ट इन द कमेंट सेक्शन यू कैन, ये देखो क्वेश्चन 1, और हम स्टेटमेंट बेस्ड आंसर को टी एफ फॉर्मेट में करेंगे। टी एफ फॉर्मेट का मतलब ये है कि पहली स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स, या थर्ड स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स, ठीक है। तो उस हिसाब से आप टी या एफ लिखकर वो पैटर्न कमेंट सेक्शन में डाल देंगे। पहला क्वेश्चन साथ साथ करें, या अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मैं पढ़ता हूं इसे। Consider the following statements in context of revenue farming system introduced by Warren Hastings. Warren Hastings 1772 से लेकर 1785 के बीच भारत भारत यानी कि बंगाल, ठीक है, पूरे भारत के नहीं, बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना वर्चस्व कायम कर लिया था, तो बंगाल के गवर्नर जनरल थे। तो उन्होंने टाइम पर रेवेन्यू फार्मिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था, और इस सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में आपको 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि इट वाज बेस्ड ऑन ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल, ठीक है। अवनी का गलत है, शाश्वत का गलत है, आहन का भी गलत है, गलत आंसर, ठीक है। पहले 3 लोगों ने आंसर किए हैं, तीनों का गलत, ठीक है। सुमित का भी गलत, राइट। सौरभ इज द फर्स्ट वन जिसने आंसर करेक्टली किया है। दुर्गेश, यू हैव ऑल्सो आंसर करेक्टली, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ा करो, ध्यान से रिकॉल किया करो, अदरवाइज यार फिर बात नहीं बनेगी।
तो रेवेन्यू फार्मिंग सिस्टम जो वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पर बंगाल में इंट्रोड्यूस हुई, पहली स्टेटमेंट कह रही है कि इट वाज बेस्ड ऑन ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है दैट द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम पेजेंट फ्रॉम द पीस ऑफ लैंड वाज ऑक्शन्ड टू द हाईएस्ट बिडर। और थर्ड स्टेटमेंट कह रही है कि इट इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू क्लास ऑफ रेवेन्यू फार्मर्स इन इंडिया। इसमें देखो जो पहली स्टेटमेंट है ये गलत होगी। व्हाई वुड द फर्स्ट स्टेटमेंट बी फॉल्स? क्योंकि ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर दो नायब दीवान अपॉइंट किए थे बंगाल की सरकार ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है, सीतब रॉय, राइट, एंड रेजा खान, ये दो नायब दीवान को अपॉइंट किया था। और उसमें पता लगा था कि बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेटिव सिस्टम हो गया था, सो मच सो दैट कि 1770 में एक फैमिन देखने को मिलता है बंगाल में। इसके चलते ब्रिटिश पार्लियामेंट में ईस्ट इंडिया कंपनी की थू थू होती है और कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म करो, ये बाहर जाकर गंद मचा रहे हैं, इनको कोई अधिकार नहीं है एक फॉरेन लैंड में इतना गंद मचाने का और सारा ट्रेड का प्रॉफिट खुद एंजॉय करने का। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की इतनी थू थू ब्रिटिश पार्लियामेंट में हुई तो वॉरेन हेस्टिंग्स को भारत में भेजा गया विद द इंटेंट कि वो रेवेन्यू सेटलमेंट्स को या रेवेन्यू कलेक्शन के प्रोसेस को चेंज करेंगे। एंड इनके आने पर 1773 में बेसिकली ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल जो है उसको एंड कर दिया गया था। याद है ये कि नहीं याद? कल किया था हमने, लेट मी रिकॉल यू। ये दोनों अंकल लोग थे, रेजा खान एंड सीतब रॉय, दीवान ऑफ बंगाल एंड बिहार रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इनके चलते गंद मचा, बहुत से पेजेंट्स लैंड छोड़ के भाग गए, डकैत बन गए, फैमिन भी आ गया, राइट। एंड ये किसके क्यों हो रहा है? क्योंकि ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रेवेन्यू कलेक्शन का कंट्रोल है डायरेक्टली, और जो लॉ एंड ऑर्डर है, निजामत फंक्शंस, वो इनडायरेक्टली कंट्रोल करके बैठे हैं, राइट। तो इसमें इल्जाम सारा इन दोनों पर लगा दिया गया, कहा ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन खराब है। सो कॉन्सिक्वेंटली क्या हुआ? ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन को एंड कर दिया गया और उसके बाद रेवेन्यू फार्मिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, जिसमें पहले 5 साल सिस्टम और उसके बाद 1777 में सालाना बंदोबस्त इसको कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट इसमें सही होगी कि गलत होगी? इट विल बी फॉल्स स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है कि राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम पेजेंट्स फ्रॉम अ पीस ऑफ लैंड वाज ऑक्शन टू द हाईएस्ट बिडर, ये ट्रू है। इसमें लार्ज एरियाज ऑफ स्टेट्स हुआ करते थे, उसके ऊपर पेजेंट खेतीबाड़ी करते थे, अब उनसे रेवेन्यू कलेक्ट करना है तो अंग्रेज कहते थे कि इतने सारे पेजेंट से कहां हम डील करेंगे, 40 टू 50 मिलियन फैमिलीज हैं, उनसे कहां डायरेक्टली डील किया जाएगा, मैन पावर बहुत लगेगी, द कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू विल इंक्रीज टू मच, सो लेट अस आउटसोर्स दिस टू पीपल हु कैन ब्रिंग अस द हाईएस्ट पॉसिबल रेवेन्यू। तो जो भी हाईएस्ट बिडर होता था उसको ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता था। एंड इट इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू क्लास ऑफ रेवेन्यू फार्मर्स इन इंडिया। यस, इट वाज अ न्यू क्लास, ठीक है, ये एक न्यू क्लास थी और इसी सिस्टम के वजह से ये न्यू क्लास आई। पहले क्या होता था कि नवाब ऑफ बंगाल होता था, उस नवाब ऑफ बंगाल के दीवान और नायब दीवान हुआ करते थे, वो जमींदारों से रेवेन्यू इकट्ठा करते थे, ठीक है, और कुछ जमींदार अपनी कुछ छोटी सी टुकड़ी या फोर्सेस भी मेंटेन करके रखते थे इन ऑर्डर टू कलेक्ट दीज रेवेन्यूज। लेकिन जब ये बिडिंग प्रोसेस आया तो इसमें कुछ ऐसे ट्रेडर्स ने भी पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया जो ट्रेडिशनली उनका खेती बाड़ी से कोई लेना देना नहीं था, एग्रीकल्चर से उनका कोई लेना देना नहीं था। सो दीज काइंड्स ऑफ फार्मर्स हु जस्ट कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम द पेजेंट्स, दे वर कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्टर्स और रेवेन्यू फार्मर्स। और ये एक नई प्रजाति बंगाल की सोशल क्लास में हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी ट्रू है, राइट। सो सेकंड एंड थर्ड दीज विल बी ट्रू एंड फर्स्ट विल बी फॉल्स। आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ठीक है। जल्दबाजी में आंसर अवनी एंड अदर्स आपने कर दिया, ठीक है, तो गड़बड़ हो जाती है। तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना बेहद इंपॉर्टेंट है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी रीड द क्वेश्चन केयरफुली, ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट है टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं, सब जने आराम से क्वेश्चन को देखेंगे, थोड़ा टाइम ले लो, गलत करने से अच्छा है कि थोड़ा ध्यान से पढ़ के अपना आंसर कर दो, ठीक है। ये है आपके सामने क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड पेयर्स, करेक्ट पूछा है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेवेन्यू सेटलमेंट्स इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश इन इंडिया, ठीक है। ब्रिटिश इन इंडिया आए थे तो इन्होंने क्या क्या इंट्रोड्यूस किया था? 5 साल सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट, महालवाड़ी सिस्टम, राइट। आई होप वो पिंक बॉक्स जो है वो आपने स्टडी कर लिया था, उसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस थी ही नहीं, फैक्ट्स थे, कहानी थी और फैक्चुअल चीजों को हमने पढ़ना था, ठीक है। वेरी गुड, दिस टाइम अवनी हैज टेकन हर टाइम एंड अवनी इज द फर्स्ट वन टू गिव द आंसर एंड शी हैज आंसर्ड इट करेक्टली, ठीक है।
सुबह का भूला अगर शाम को आए तो उसको अवनी कहते हैं, है ना? ठीक है, तो गुड, राइट। बहुत से लोगों के आंसर गलत भी आ रहे हैं। यश का सही है, प्रीति का सही है, हर्षिता, मुस्कान सही, करेक्ट आंसर। पूर्वाशा आपका भी सही है, रेणुका का सही है, विकास ध्यान से देखो, ध्यान से। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, डिस्कस करते हैं। देखो पांचशाला सिस्टम जो है, पंचशाला सिस्टम, पंचशाला बंदोबस्त सिस्टम, ये किसके टाइम पे आया था? करेक्ट इंसान का नाम दीजिए। मैं आपको बता रहा हूं कि ये फॉल्स है, लॉर्ड वेलेस्ली का कोई लेना देना नहीं था इसमें। हु इज द पर्सन जिनके टाइम पर ये आया था? पाइनियर किसने किया था? क्या नाम था? वेरी गुड, नहीं नहीं नहीं, अब नहीं, हाँ ठीक है, गुड, वॉरेन हेस्टिंग्स। देर आर टू गवर्नर जनरल, वन इज वॉरेन हेस्टिंग्स एंड वन इज लॉर्ड हेस्टिंग्स, दो अलग अलग लोग हैं। तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 से लेके 1785 वाले अंकल हैं। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स, राइट। तो पहला फॉल्स हो गया। परमानेंट सेटलमेंट, ये कौन वाले भैया ने इंट्रोड्यूस किया था परमानेंट सेटलमेंट? ठीक है, मकई के खेत इनके, मान लो, इमेजिन कर लो, अपने मेमोरी पैलेस में बनाओ कि मकई के खेत इनके खुद के थे यूके में, और बहुत मकई उगाते थे ये, राइट। तो अंग्रेजों ने कहा कि इनको भारत में भेजो, यहाँ पर भी मकई वकई उगाओ, व्यापार व्यापार करो, मोटा वजन तुम्हारा वैसे ही है, राइट, और यहाँ पर भी लोगों को मोटा करो, फैमिन से बहुत परेशान है। ठीक है, अंकल की हेल्थ वेल्थ सब अच्छी थी, शक्ल से देखो पता लग रहा है ना? तो मेमोरी पैलेस के अंदर ऐसी चीजें काम आती हैं। तो परमानेंट सेटलमेंट जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही पायनियर किया था। महलवारी सिस्टम, क्या ये थॉमस मनरो ने किया था? बताओ, ये किसने किया था महलवारी सिस्टम? इसमें दो तीन लोगों का नाम आता है, होल्ट मैकेंजी, ठीक है, फादर ऑफ रेवेन्यू सेटलमेंट। चलो ये क्वेश्चन बताने में से मैं अभी, आगे क्वेश्चन आएगा, ठीक है, होल्ट मैकेंजी, राइट। एंड चलो ये रुकता हूं मैं अभी, अभी इसको मैं सारा नहीं बताऊंगा, ऐसे नहीं तो क्वेश्चन रिवील हो जाएगा। थॉमस मनरो का बस मैं इतना बता देता हूं कि इसने, मानसी पोल थोड़ी ना मैं करवा रहा हूँ, पोल में टाइम वेस्ट होता है, आपको कमेंट लिखना है, और वैसे भी आईओएस में पोल काम नहीं कर रहा, ठीक है, तो इसलिए दैट इज वाई आपको कमेंट्स में आंसर करना है, मानसी, मैंने बताया अभी आपको। ठीक है, क्या नाम था? रेवतवारी वाले अंकल कौन थे? थॉमस मनरो, और इनके साथ इनका एक भाई था, मिलिट्री में था। ठीक है, तो क्या नाम था उसका? कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। ठीक है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाता है, दिस इज ऑल्सो फॉल्स, राइट। सो ए बिकम्स द करेक्ट आंसर। सब जने गलत क्यों कर रहे हैं यार? बी कहां से आ गया आंसर? वाई डिड यू मार्क आंसर बी एज करेक्ट? बहुत से लोगों ने बी आंसर मार्क किया। पहले सिस्टम में तो मुझे लगता नहीं कि कोई दिक्कत होनी चाहिए, लेकिन बी क्यों मार्क कर रहे हो भाई? कोई एक जना ऑनेस्टली मुझे बताए, आपको पता है आपने बी मार्क किया, क्यों बी मार्क किया? ठीक है, मेरे पास पोल की लिस्ट है, लेट मी ओपन। किसने? हाँ, आस्था, रुपेश, आस्था, रुपेश, नेहा, आपने बी मार्क किया। तुषार आपने भी बी मार्क किया। नीलेश, पायल, प्रिंस आपने भी बी मार्क किया। प्रज्ञा आपने भी बी मार्क किया। अब मुझे आप ये बताओ बी क्यों मार्क किया, कहाँ पे दिक्कत आई? साफ साफ बात है, इससे इजी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता यार। ठीक है, और ए और बी कीबोर्ड पे भी पास नहीं है, तो ये मत कहना कि गलती से हो गया। ए और बी तो बहुत दूर दूर हैं, टाइपो एरर तो हो ही नहीं सकती। आप एस मार्क कर दो, वी या एन मार्क कर दो, तो चलो समझ में आती है। ठीक है, ए की जगह एस, जेड, क्यू, डब्ल्यू भी मार्क हो गया तो समझ में आती है। ठीक है, श्वेता ने, अच्छा, मुनरो और महलवाड़ी एमएम का लॉजिक लगा लिया, क्यों ऐसे ही? श्वेता कह रही है कि थॉमस मुनरो के नाम में एम आ रहा है, इधर भी एम आ रहा है, तो लॉजिक लगा लिया कि मुनरो ने महलवाड़ी लगाया होगा। नहीं नहीं, ऐसे तो, चलो आगे मैं बताऊंगा, ऐसे नहीं होता श्वेता। जो लॉजिक लगाने हैं ना, वो ऐसे हवा में नहीं लगा लेने, उनका कोई सिर पैर होना चाहिए, प्लीज ध्यान से। ठीक है, थॉमस मनरो, थॉमस मनरो में अगर लॉजिक लगाना ही है ना, तो इनके नाम के एंड में रो आता है, यहां से आप रियोत बनाओ, रियोत वारी। ठीक है श्वेता, लॉजिक लगाना है तो ये वाला लॉजिक लगाइए। ठीक है, अगर मतलब ये चीजें हमें हेल्प करती हैं, लॉजिक्स इस तरह के। तो थॉमस मनरो, थॉमस मन रियोतवारी, इसको आज से थॉमस मनरो कहना ही नहीं हमने, आज से हम इसको थॉमस मन रौतवारी कहेंगे। ठीक है, थॉमस मन रौतवारी। ठीक है, सुनने में ऐसा लगता है थॉमस मनोज तिवारी, बट थॉमस मनरियोत तिवारी, राइट। तो इसका आंसर ऑप्शन ए बनेगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, ये चेक करेगा कि आप घर से कितना पढ़ के आए हैं। ये जो पीडीएफ में दे रहा हूं आपको, आप में से कितने लोग हैं जो इन पीडीएफ को स्टडी करके आए हैं, तो ये उस चीज को चेक करेगा। ठीक है,
तो बताइए 1 2 3 बताओ जी क्या आंसर है। हु अमंग द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट्स इन नॉर्दर्न इंडिया। आराम से पढ़ना, नो जल्दबाजी, आराम से। ABCD की फॉर्म में भी आंसर आप मार्क कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो सिंगल करेक्ट है। तो रेणुका, तुर्भाषा, दिबाभृता, तुषार, नीलकंठ, सिद्धि, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। ठीक है सिद्धि, आंसर क्या होगा दोबारा देख लो एक बार। यू हैव द प्रिविलेज टू करेक्ट योर सेल्फ। नेहा गुड। मानसी आप भी दोबारा देखिए। फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट इन नॉर्दर्न इंडिया, फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट इन इंडिया नहीं, फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट इन नॉर्दर्न इंडिया। ठीक है मुस्कान, वेरी गुड। ये देखो अवनी को पता नहीं क्या हो गया, अवनी ना ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट क्वेश्चंस को मार्क कर रहे हैं करेक्टली। अवनी ध्यान से पढ़ो, नॉर्दर्न इंडिया, फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट्स इन नॉर्दर्न इंडिया। ठीक है, और आप में से बहुत से लोग जो गूगल करते हैं ना, गूगल में देखो क्या होता है। ये क्वेश्चन मान लो मैं कोई टेस्ट वाला बुक हूँ, ठीक है, मान लो कि मैं कोई टेस्ट वाला बुक हूँ और मैं ऐसे क्वेश्चंस डाल डाल के इंटरनेट पे डालता रहता हूँ, और मैंने अपने सर्च इंजन ऑपरेशंस को बहुत ज्यादा एकदम सॉलिड रखा है कि कोई भी सर्च करे ना तो मेरा रिजल्ट सबसे ऊपर है। तो उसमें मेरे इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि कॉर्नवालिस का नाम भी है, मनरो का नाम भी है, मार्टिन का नाम भी है, डलहौजी का नाम भी है, और कुछ दूसरे रिजल्ट्स हैं जिसमें कॉर्नवालिस को लैंड सेटलमेंट के साथ थोड़ा एसोसिएट किया जाता है। तो गूगल ना गड़बड़ कर देता है कई बार कि आप सिंपली लिखोगे ना फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट इन नॉर्दर्न इंडिया, तो रिजल्ट में दिखा देगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। उस लिंक को खोल के जब रीड करोगे तो पता लगेगा इट्स नॉट कॉर्नवालिस, इट्स रॉबर्ट मार्टिन बर्ड। ठीक है, इट्स रॉबर्ट मार्टिन बर्ड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी, राइट। तो जो लोग नहीं पढ़ के आए, होमवर्क नहीं किया उन्होंने, वो उनको मैं यही चीज रिमाइंड करवाऊंगा कि सरकारी बसें होती हैं, ठीक है, उस पर लिखा होता है सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है, राइट। तो यहाँ पर आपको सब चीजें मिलेंगी, ठीक है, सब चीजें मिलेंगी। तो 2 3 तरह के कैंडिडेट्स होते हैं यूपीएससी की तैयारी करने वाले। एक कि जो उनको मिल रहा है उसको ना पढ़ते हुए वो टेंशन लेंगे कि सर वो कब कराओगे, ये कब कराओगे, ये छुड़वा दिया, वो छुड़वा दिया, और जो करा रहे हैं उस पर ध्यान नहीं। फिर एक तरह के कैंडिडेट्स होते हैं जो कि जो सिंसियर है वैसे तो, पर कहीं ना कहीं उनसे चूक हो जाती है तो गड़बड़ कर देते हैं। और फिर तीसरे तरह के कैंडिडेट्स होते हैं जो सब कुछ सिंसियरली करते रहते हैं, रिवीजन करते रहते हैं, एंड दे आर द वंस हु आर अल्टीमेटली एबल टू क्रैक द एग्जाम एज वेल। ठीक है, ये माहलवाड़ी सेटलमेंट के बारे में बताया था। तो इसमें अगर आपने ये पढ़ा हो, द सेटलमेंट वर्क जो है ये रॉबर्ट मार्टिन्स बर्ड के अंडर स्टार्ट हुआ था, हु इज आल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट इन नॉर्दर्न इंडिया। ठीक है, और ये जो पूरा प्रोसेस था माहलवाड़ी सेटलमेंट को एग्जीक्यूट करने का, इट वाज कंप्लीटेड अंडर जेम्स थॉमसन, हु वाज लेफ्टिनेंट गवर्नर नॉर्दर्न साइड में 1843 से 53 के बीच में। ठीक है, तो ये रॉबर्ट मार्टिन बर्ड का नाम याद होना चाहिए। ये सिविल सर्वेंट थे, ईस्ट इंडिया कंपनी का सिविल सर्वेंट था ये। ठीक है, प्रतीक योर चैट इज वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन, राइट। चलो जी, सब ये आंसर अब ठीक है सबको। अवनी कल अटैच हो रखा है, इनफैक्ट परसों के पीडीएफ में ये अटैच हो रखा है। ठीक है, तो सबको मिला है, जिन्होंने आंसर करेक्ट किया है तो उन्होंने पढ़ा है इसे। ठीक है, ये बहाना नहीं चलेगा कि मुझे मिला नहीं, ऐसे कैसे नहीं मिला। स्पेशली मैंने कहा कि अवनी को नहीं देना, बाकी सबको दे दो। ऐसे थोड़ी ना होगा यार, सबको मिला है। ठीक है, पीडीएफ में मिला है बट ये मिस हो गया, कोई बात नहीं, आज रिवाइज कर लेना बैठ के आराम से। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एवरीवन रेडी? चलो चलो, जो हुआ हुआ, जो हो गया सो हो गया, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 4, consider the following statements in context of permanent settlement of 1793 in Bengal. Consider the following statements in context of permanent settlement. ठीक है, 1793 क्या हुआ था? पहली स्टेटमेंट, इट एम्ड एट इंसेंटिवाइजिंग जमींदार एंड पेजेंट टू इंप्रूव एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। मतलब ये सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि जमींदार और जो किसान लोग हैं वो अपनी कल्टीवेशन की यील्ड को इंप्रूव करने में कुछ इन्वेस्टमेंट करें। अंडर दिस सिस्टम जमींदार बिकेम ओनर्स ऑफ लैंड एंड हैड हेरिडिटरी राइट्स ओवर देयर लैंड। मतलब मरने उपरांत उनको अपने बेटे को या अपने नेक्स्ट पीढ़ी को वो ट्रांसफर कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली उसको रेवेन्यू देते रहना पड़ेगा। ठीक है, पहला ट्रू, सेकंड ट्रू, कोई डाउट, कोई शक इसमें? फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज आल्सो ट्रू। परमानेंट सेटलमेंट में जमींदारों के हेरिडिटरी राइट्स एक्सेप्ट किए गए थे एंड दे वर मेड द ओनर्स ऑफ द लैंड। ठीक है, दे वर मेड द ओनर्स ऑफ द लैंड। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है। थर्ड कह रहा है कस्टमरी राइट्स ऑफ पेजेंट्स
अंडर परमानेंट सेटलमेंट वर रिटेन्ड। रिटेन्ड का मतलब होता है कि उनको रखा गया था, कि जो कस्टमरी राइट्स हुआ करते थे पेजेंट्स के, तो उन्हें रिटेन किया गया, और जो किसान लोग थे वो पास्चर्स और फॉरेस्ट लैंड्स को एक्सेस कर सकते थे। क्या आंसर होगा इसका? वेरी गुड, ज्यादातर लोगों का आंसर करेक्ट है ए। कुछ लोग डी बता रहे हैं, उसमें ये समझ लो कि थर्ड स्टेटमेंट जो है दिस इज फॉल्स। दिस इज फॉल्स बिकॉज ब्रिटिश ब्रिटिश वो जिन्स हैं, ब्रिटिश वो प्रजाति है जिसको बहुत ज्यादा मुनाफा चाहिए। बहुत ज्यादा मुनाफा करने के लिए दे वांट हाईएस्ट पॉसिबल लैंड रेवेन्यू, और हाईएस्ट पॉसिबल लैंड रेवेन्यू के लिए इनका ऑब्जेक्टिव ये भी था कि कोई भी जमीन नजर आती है, अगर इफ यू आर एबल टू सी एनी काइंड ऑफ जमीन, एनी काइंड ऑफ लैंड विच कैन प्रोवाइड लैंड रेवेन्यू, तो उसके ऊपर कल्टीवेशन शुरू कर दो। ये नहीं कि घास नहीं चरानी घास, फॉरेस्ट है नहीं, इसके ऊपर भी कल्टीवेशन शुरू कर दो ताकि लैंड रेवेन्यू आ सके, राइट? तो ये कभी नहीं चाहते थे, इसलिए ये फॉल्स है। फर्स्ट ट्रू इसलिए है क्योंकि कॉर्नवालिस खुद भी एरिस्टोक्रेट फैमिली से था, ठीक है, तभी उसको भेजा था यहाँ पर इंडिया में। और वहां पर इंग्लैंड में ऐसा देखा गया था कि अंग्रेज लोग अगर रेवेन्यू फिक्स रखते थे, तो जो जमींदार होता था वहां का, वो इन्वेस्ट करता था अपनी लैंड के ऊपर, इरिगेशन फैसिलिटीज के ऊपर, ताकि उस लैंड की कल्टीवेशन बढ़ सके, तो उसमें उसका भी मुनाफा बढ़ जाता था, राइट? बट अंग्रेज ये भूल गए कि अपने देश में इन्होंने रेवेन्यू बड़े रैशनल रखे थे, भारत में पागलों की तरह रेवेन्यू इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिए। ठीक है, तो पहली दो स्टेटमेंट्स करेक्ट है, थर्ड फॉल्स है। क्लियर है ये एवरीवन? अनुपम, कशिश, श्वेता, अंशिका, हर्षिता, प्रिया, ठीक है, एंड प्रतीक, और चैट इज वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। बच्चे बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, बच्चा बहुत ज्यादा एंड बहुत इंटेलिजेंट, रियली ये बैच मुझे अच्छा लग रहा है। फर्स्ट लेक्चर में चलो ठीक है यार, वो कई बार होता है ना, हम पूरी हिस्ट्री, अब पता क्या है, मेरी हिस्ट्री बहुत बार रिवाइज हो गई है, इसलिए मुझे फाउंडर्स ऑफ स्टडी आई बार बार रोज कहते हैं कि चंदन एक मैराथन ले लो, प्लीज एक मैराथन ले लो। मैं भी कहता हूँ सर कब लूँ? सुबह क्लास, दोपहर को क्लास, शाम को क्लास। मैराथन के लिए तो टाइम चाहिए होता है ना, तो वो चीज है, ठीक है। सॉरी फॉर द एक्सप्रेशंस, दिस दिस थिंग इज वेरी कड़वा बट वेरी गुड फॉर माई थ्रोट। चलो आंसर ये है, क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। हाँ हाँ छवि, कमेंट सबके विजिबल है बच्चा। बच्चे बहुत ज्यादा है यार छवि, कोई बात नहीं। अब देखो, आप कमेंट विजिबल की जगह इसका आंसर लिख देते ना, तो मुझे आपका दिख जाता है। ठीक है, आराम से पढ़ो इसका क्वेश्चन को और आंसर करने की कोशिश करो। विच ऑफ द फॉलोइंग वर मेन रीजंस बिहाइंड इंट्रोडक्शन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट ऑफ इन बंगाल बाय ब्रिटिश? सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस करने के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ रीजन? पहला, टू मेंटेन अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी एट अदर्स एक्सपेंस। दूसरा, टू एस्टैब्लिश ब्रिटिश सुपरमेसी एंड पैरामाउंसी ओवर इंडियन स्टेट्स। तीसरा, टू सिक्योर अ फिक्स्ड इनकम फॉर द कंपनी। क्या आंसर होगा? मिक्स्ड आंसर आ रहे हैं, देखो मैं सबके बताता हूं, सबके मतलब ए की ए, अच्छा ए मिल गया मुझे। देखो, कुशाल ने सी बोला है, विकास ने बी, एकलव्य ने ए, रुपेश ने सी, तमन्ना ने बी, डी आया है आहान का एंड नीलेश का। ठीक है, तो ए बी सी डी सभी का है। चलो जी रुक जाओ, थम जाओ, सब जने थम जाओ, शांत। स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट इसको सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट 1, टू मेंटेन अ स्टैंडिंग आर्मी एट अदर्स एक्सपेंस। ये कौन सी, मैंने ये करा दिया हुआ है आपको, आई हैव कवर्ड दिस टॉपिक। अंग्रेजों की वो कौन सी पॉलिसी थी जिससे वो दूसरे के खर्चे के ऊपर अपनी एक स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन करना चाहते थे? अनिमेश, आपको पता है आपका कमेंट विजिबल ही नहीं है मुझे, आपने लिखा हुआ है इज माय कमेंट विजिबल, मुझे नहीं दिख रहा, पता नहीं क्या हो गया यार ये। वेरी गुड देबाब्रता, एक्सीलेंट। क्या कहते हैं इसको, सब जने बताओ। ज्योति, इस पॉलिसी का क्या नाम था? ज्योति ने आंसर किया है टैक्स। ओहो हो। नहीं नहीं ज्योति, टैक्स नहीं, थोड़ा सोचो। सब जने सही बता रहे हैं, सौरभ, रेणुका, एवरीवन, ठीक है, ईश्वर, अवनी, तुषार, ठीक है, शांभवी, मृदुल, देबाव्रता, इन्होंने तो सबसे पहले बताया था। इसको क्या कहते हैं? सबसी डियरी अलायंस, है कि नहीं है? इज इट और इज इट नॉट?
सब्सिडरी अलायंस इंट्रोड्यूस किया था, ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? हु इंट्रोड्यूस्ड सब्सिडरी अलायंस? कौन सा लॉर्ड था? लॉर्ड का भी नाम बता दो, गवर्नर जनरल। लेट 18th सेंचुरी में उसे पोस्ट किया था। वेरी गुड कृति, वेरी गुड। ठीक है, ब्रिटिश ने, ब्रिटिश की बात कर रहा हूं अब यहाँ पे, ठीक है, ब्रिटिश ब्रिटिश की बात हो रही है। ब्रिटिश में सब्सिडरी अलायंस किसने इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड डलहौजी बोल रहा हूँ, आपका देख के मुझे दिमाग में, इट्स वेलेस्ली। ठीक है, एंड अदरवाइज ड्यूप्लेक्स वाज द फर्स्ट वन टू इंट्रोड्यूस इट। ठीक है, इन्होंने पॉपुलराइज किया था। तो इसमें ऑब्जेक्टिव यही था कि ये अपनी लार्ज स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन करना चाहते थे। क्यों मेंटेन करना चाहते थे ये हम पढ़ेंगे फाउंडेशन में। तो लार्ज स्टैंडिंग आर्मी इनको भारत में इसलिए चाहिए थी क्योंकि नेपोलियन का डेंजर था, नेपोलियन की भारत में इन्वेजन का डेंजर था। और ऐसा कहा जा रहा था कि नेपोलियन ना रशिया के साथ फ्रेंडशिप करके नॉर्थ वेस्ट से इंडिया में अटैक करने की कोशिश करेगा। इट वोंट कम बाय सी, क्योंकि नेपोलियन को भी पता है कि नेवी जो है, नेवल सुपरमेसी ब्रिटिश की है, और अगर किसी की स्ट्रेंथ के ऊपर आप उसको चैलेंज करते हो तो उसमें आपको उल्टा पड़ सकता है वो। तो इसलिए वो लैंड के थ्रू इंडिया में इन्वेजन करने की कोशिश कर रहा था, और उसमें अंग्रेजों को वहां से उखाड़ने के लिए वो इंडियन रूलर्स के साथ अलायंस बना सकता था। तो इसलिए सब्सिडरी अलायंस इंट्रोड्यूस की, ताकि कोई भी ऐसा राज रजवाड़ा जो फ्रांस के इन्फ्लुएंस में आ सकता है उसे पहले ही अपने इन्फ्लुएंस में ले आओ। उसकी खुद की आर्मी को डिसबैंड करके अपनी आर्मी की प्रोटेक्शन दो, और बदले में उससे अपना खर्चा भी मैनेज करवाओ। ठीक है, सो दिस वाज सब्सिडरी अलायंस टू एस्टैब्लिश ब्रिटिश सुपरमेसी एंड पैरामाउंसी ओवर इंडियन स्टेट्स। इसके लिए भी सब्सिडरी अलायंस इस वजह से भी इंट्रोड्यूस हुई थी। ठीक है, दूसरे के सब्सिडरी अलायंस जो थी ये पैरामाउंसी स्टैब्लिश करने के लिए भी थी, क्योंकि वंस अ प्रिंसली रूलर एंटर्ड इनटू सब्सिडरी अलायंस तो उसे अपनी सॉवरेन पावर सरेंडर करनी पड़ती थी अंग्रेजों के सामने। वो किसी भी दूसरे यूरोपियन पावर के साथ डील नहीं कर सकता था, किसी फॉरेन पावर के साथ डील नहीं कर सकता था बिना ईस्ट इंडिया कंपनी की परमिशन के, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो ये दो चीजें सब्सिडरी अलायंस के थ्रू इंट्रोड्यूस की गई थी। एंड फिक्स इनकम सिक्योर करने के लिए कंपनी उसने जमींदारी या परमानेंट सेटलमेंट एक्ट को जमींदारी सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए परमानेंट सेटलमेंट आया था। अब मुझे आप एक बार ये बताइए कमेंट सेक्शन में कि फिक्स्ड इनकम की जरूरत क्यों थी कंपनी को? व्हाई डिड कंपनी वांट अ फिक्स्ड इनकम व्हेन परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड? 1790s की ही बात है, 1770s की, हाँ 1790 की, सॉरी 1790s की ही बात है। फिक्स्ड इनकम क्यों चाहिए उनको? मेन रीजन बताओ। मेन रीजन एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सपोर्ट, ठीक है, कंटिन्यूस रेवेन्यू तो ये कह ही रहा है, फिक्स्ड इनकम में कंटिन्यूस रेवेन्यू इनको चाहिए दुर्गेश। वेरी गुड, नीलकंठ का सबसे सही है, वॉर्स, वॉर्स को फाइनेंस करने के लिए, लड़ाई लगी हुई है। ठीक है, पार्थ का भी सही है, रुद्राक्ष का भी सही है। ठीक है, वॉर्स के लिए, फॉर द आर्मी। ठीक है, दे वांटेड टू फंड वॉर। वेरी गुड दिबांशी, सब सही कह रहे हो। ठीक है, सो कॉन्सिक्वेंटली परमानेंट सेटलमेंट इस चीज के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। सो इसमें ओनली 3 जो है सिर्फ वही हमारा करेक्ट है, और हमसे करेक्ट पूछा गया था, तो ए आंसर नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता, डी हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि द करेक्ट कॉम्बिनेशन वुड हैव बीन 3 ओनली, बट 3 ओनली और किसी ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसलिए डी आंसर हम मार्क करेंगे। ठीक है, डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, आराम से शिद्दत से इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग वर मेन रीजंस बिहाइंड इंट्रोडक्शन ऑफ रियोतवारी सिस्टम? अब परमानेंट सेटलमेंट की बात नहीं कर रहा मैं, अब रियोतवारी सिस्टम की बात कर रहा हूं। तो रिकॉल कीजिए, रियोतवारी सिस्टम क्या था, क्यों आया था, रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। व्हाट वाज रियोतवारी सिस्टम, व्हाई वाज इट इंट्रोड्यूस्ड, एंड व्हाट वाज इट्स सिग्निफिकेंस? ठीक है, तो पहला यहां पर स्टेटमेंट कह रही है कि देयर वाज एब्सेंस ऑफ लार्ज जमींदार्स एंड एस्टेट्स इन साउथ इंडिया। ये कह रहा है देयर वाज एब्सेंस ऑफ लार्ज जमींदार एंड एस्टेट्स इन साउथ इंडिया। रियोतवारी सिस्टम में साउथ इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था, राइट। एंड रियोतवारी सिस्टम में हमने ये भी पढ़ा था कि अप्रोक्सीमेटली 51% ब्रिटिश इंडिया में रियोतवारी सिस्टम फॉलो होता था। उसका रीजन ये बता रहा है कि देयर वाज एब्सेंस इन साउथ इंडिया, किसकी? जमींदार और एस्टेट सिस्टम की। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है कि नीड टू क्रिएट अ स्कोप टू इंक्रीज लैंड रेवेन्यू बेस्ड ऑन यील्ड ऑफ क्रॉप। इसके लिए भी रियोतवारी सिस्टम लाया गया कि परमानेंट सेटलमेंट तो फिक्स कर दिया परमानेंट सेटलमेंट में कि हमें 2,65,00,000 का 10/11वां हिस्सा चाहिए, चाहे आप 4 करोड़ बनाओ चाहे आप 5 करोड़ बनाओ, हमें 2,65,00,000 का 10 आउट ऑफ 11 हिस्सा चाहिए। ठीक है,
लेकिन यहाँ पे कहा कि जितनी क्रॉप की यील्ड अगर अच्छी हुई तो उस एक्स्ट्रा इनपुट का भी, एक्स्ट्रा आउटपुट का भी हमें शेयर चाहिए होगा। राइट, ये ट्रू है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और थर्ड कह रहे परमानेंट सेटलमेंट जो बंगाल का था ये एक फेलियर टर्न आउट हो रहा था, ठीक है, देयर वर सम फेलियर्स और शॉर्टकमिंग्स इन परमानेंट सेटलमेंट, ये भी ट्रू है। इसमें एक तो कंपनी के पास स्कोप नहीं था कि वो रेवेन्यू को इंक्रीज कर सके, पहली बात, ठीक है, पहली बात, नो स्कोप to increase the revenue. There was no scope for the company to increase revenue in permanent settlement. And secondly, zamindars or revenue farmers, ठीक है, these zamindars or revenue farmers, they manipulated the system. उसकी एग्जांपल कल आपको बताई थी, ठीक है। तो इन दो चीजों को डू अवे करने के लिए डायरेक्टली रियॉट्स के साथ डील करना मुनासिब समझा गया, ठीक है। एंड एब्सेंस ऑफ लार्ज जमींदार एस्टेट्स इन साउथ इंडिया, ये भी ट्रू है, ठीक है। मैं जानबूझ के आपको ट्रिक करने की कोशिश कर रहा था बाय सेइंग इट लाइक दिस, एब्सेंस ऑफ जमींदार, ठीक है। जमींदार, ऐसा देखो, जमींदार साउथ में थे, लेकिन लार्ज जमींदार और बहुत बड़े एस्टेट्स जैसे बंगाल में हमें देखने को मिलते हैं उस लेवल के नहीं थे। तो इसलिए डी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ये सारे ही रीजन हैं जिसकी वजह से साउथ में रियायत वाली सिस्टम हमें करना पड़ा था, ठीक है। साउथ में रियायत वाली सिस्टम में इंट्रोड्यूस करना पड़ा था, राइट। तो दिस इज द थिंग, जमींदार हैं, लेकिन लार्ज जमींदार जो होते हैं उससे क्या है कि नंबर ऑफ रियायत जिनके साथ आपको डायरेक्टली डील करना पड़ता है वो रिड्यूस हो जाते हैं। लेकिन इतने लार्ज जमींदार साउथ में लगभग एब्सेंट थे, तो इसलिए इन्होंने मुनासिब समझा और उन्होंने कहा वैसे भी जमींदार चालाक होते हैं, किसान भोले होते हैं, तो भोले लोगों को बेवकूफ बनाकर हम इनसे मैक्सिमम रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। सो डी बिकम्स करेक्ट आंसर, ठीक है। तो जिनका करेक्ट है गुड, जिनका नहीं करेक्ट थोड़ा रिवाइज और कर लेना। 6 क्वेश्चंस हो गए, हमने 4 और करने हैं। मुझे यहां तक आप लोग ये बताओ कि आर यू एबल टू अंडरस्टैंड कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपके सामने आ सकते हैं, और अब क्या कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ जो हम पढ़ेंगे उसकी यूटिलाइजेशन इस तरह से हो जाएगी पेपर में, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस लाना जरूरी है। एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। नॉलेज तो देखो, जो टॉप भी करेगा ना यूपीएससी में, जब वो प्रीलिम्स में जाएगा एट एनी गुड डे, उसको 40 से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पता होंगे आंसर उसका, लेकिन उसके कॉन्फिडेंस पे मैटर करता है। 40 क्वेश्चन वो अपना तिगड़म लगाकर, कॉन्सेप्ट लगाकर सॉल्व कर लेगा, लेकिन सिर्फ 40 से तो बात बनेगी नहीं, इट विल बी ओनली 80। कट ऑफ जा रही है ज्यादा, कुछ एक्सेप्शन हो जाती है, बट कट ऑफ 95 प्लस तो जाती ही है, ठीक है। ज्यादा इजी पेपर आ जाए तो 100 प्लस भी चली जाती है। तो उसके लिए कुछ गेस वर्क करना पड़ता है, उस गेस वर्क के लिए कॉन्फिडेंस मैटर करता है, ठीक है। एंड एक बेस तैयार होना चाहिए, उसी बेस के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को यूज करके वी कैन डू द नीडफुल, ठीक है। पूर्वाशु कह रहे हैं कि सेकंड वाला पॉइंट, नीड टू क्रिएट अ स्कोप टू। पूर्वाशु कल का लेक्चर आपने सुना नहीं, ठीक है, तो कल का लेक्चर ध्यान से आप अटेंड कीजिए और एक बार जो मैंने मटेरियल प्रोवाइड किया उसे भी पढ़िए। देखो लास्ट टाइम मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से सुन लो, क्योंकि कल भी हमने 2 बार इसको समझ लिया, कंटेंट भी आपको मिल गया, और अब मैं फिर से इसको समझा रहा हूँ, और इस आंसर को डिस्कस करते हुए भी समझाया था। परमानेंट सेटलमेंट में क्या था कि कंपनी को फिक्स रेवेन्यू चाहिए था, क्योंकि उसको वॉर्स लड़नी थी, क्योंकि जो रेवेन्यू फार्मिंग मेथड था वॉरेन हेस्टिंग का, उसमें ऐसा होता था कि कई बार रेवेन्यू ज्यादा आ रहा है, कई बार कम आ रहा है, तो दैट क्रिएटेड अनसर्टेनिटी। तो कंपनी चाहती थी कि फिक्स रेवेन्यू आए। फिक्स रेवेन्यू के लिए उन्होंने कहा कि बड़े बड़े एस्टेट्स जो हैं, तो वो 2,65,00,000 ये नंबर उन्होंने फिक्स किया और कहा कि इसका 10 आउट ऑफ 11th हिस्सा ये ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलेगा। 1 आउट ऑफ 11th हिस्सा जो रिमेनिंग है, ये कौन रख सकता है? ये जमींदार रख सकता है इसका, ठीक है। अब इसमें ऐसा था कि इन्होंने ये चीज फिक्स कर दी। अब बाई चांस एक जमीन से 2,65,00,000 की जगह 4 करोड़ का रेवेन्यू अगर निकल गया या 3 करोड़ का निकल गया, तब भी ईस्ट इंडिया कंपनी इतने पर ही अपना क्लेम ले करेगी, इससे ज्यादा नहीं मांगेगी। तो जो मुनाफा होगा वो जमींदार को मिल जाएगा। इसके पीछे आइडिया या इंटेंट ये था कि क्योंकि जमींदार को क्रॉप या एक्स्ट्रा आउटपुट का फायदा है, कि अगर मुझे पता है कि मेरी जमीन में से अगर 2 करोड़ की फसल निकलती है तो वो मुझे अंग्रेजों को देना है, लेकिन अगर 2 करोड़ के ऊपर जो भी मैं बनाऊंगा वो मेरा है, तो मैं इंप्रूव करूंगा इरिगेशन को, मैं आउटपुट को इंप्रूव करूंगा, राइट। और अंग्रेजों को फायदा क्या है कि उनको फिक्स्ड इनकम आती जा रही है, तो उनको पता है कि अपने खर्चे कैसे मेंटेन करने हैं। तो इनिशियली तो इनको ये सिस्टम सही लगा था,
लेकिन उसके बाद मेरे जैसे जमींदार और मेरे बाकी भाइयों ने अंग्रेजों को काफी मूर्ख बनाया, और इसी के साथ साथ अंग्रेजों को बीच में ऐसा लगा कि कभी कभी ऐसा होता था कि कुछ जमींदारों की उपज काफी अच्छी आ जाती थी, लेकिन वो क्लेम अपना सिर्फ इतने पे ही लेकर पाते थे। तो ये ऐसे में अंग्रेजों ने कहा कि अगर इंप्रूव यील्ड होती है, कि बारिशें अच्छी हो गई, क्रॉप अच्छी आ गई, तो वो जो एक्स्ट्रा यील्ड है हमारा, उस पर भी हमें अधिकार चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि इसमें तो स्कोप ही नहीं है, क्योंकि हमने ये परमानेंट सेटलमेंट कर दी है। तो कॉन्सिक्वेंटली दे डिसाइडेड कि साउथ में ये गलती नहीं करनी, साउथ में अगर इंप्रूवमेंट होती है यील्ड की, तो उस पर भी हम अपना क्लेम ले करेंगे। ठीक है, पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दी थी क्या? टेलीग्राम ग्रुप पर क्यों भेजूंगा यार, ये पेड बैच का कंटेंट है ना, तो आपको डैशबोर्ड पर मिलेगा। आई एम सपोज टू शेयर इट विद द सपोर्ट टीम, और क्लास के इमीडिएटली बाद में कर देता हूँ। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। वेयर वॉज रेवतवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? ये पीसीएस में पूछ लिया जाता है। ठीक है, यूपी पीसीएस का एग्जाम जो है ना, उसमें काफी काफी कॉमन क्वेश्चन है ये। पहले काफी पूछा जाता था, आजकल भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, बारामहल डिस्ट्रिक्ट कौन सी प्रेसिडेंसी? बॉम्बे, मद्रास या कलकत्ता? रेवतवारी की बात हो रही है, बॉम्बे, मद्रास या कलकत्ता? बारामहल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी। ठीक है, बारामहल ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी। ठीक है, सो सी इज द करेक्ट आंसर। जो लोग बॉम्बे मार्क कर रहे हैं, इसका मतलब आप पढ़े ही नहीं है, ना आपने लेक्चर अटेंड किया है, ना ही आप पढ़े हैं। सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है भाई, साफ बता रहा हूं। ए क्यों मार्क कर रहे हो भाई? ए क्यों मार्क कर रहे हो? देखो ये जो मद्रास है ना, ये प्रेसिडेंसी की बात नहीं कर रहा है, ये देखो ये चेन्नई वाला जो ये जो सिटी था ना मद्रास, ये उसकी बात कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट मद्रास। एंड प्रेसिडेंसी भी इसी के नाम पर पड़ गई। अंग्रेजों में ये थोड़ा सिस्टम था। इट वॉज बारामहल। ठीक है, आपको बेस्ट आंसर चूज करना होता है, तो रुद्राक्ष उज्जवल आपका गलत है, ईशा आपका भी गलत है। अगर आप प्रेसिडेंसी का नाम ना बताकर वेयर वॉज इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम वो बता रहे हो। ठीक है, ए ऑप्शन आंसर नहीं होगी। उज्जवल रुद्राक्ष आपको क्लियर है? मैं आपको बोलूं, अगर मैं आपको ये बोलूं कि गोल्डन टेम्पल कहां पर है, गोल्डन टेम्पल जो विच इज अ होली श्राइन ऑफ सिखिज्म, ठीक है, और आपको ऑप्शन दूं, इफ आई गिव यू द ऑप्शन अमृतसर एंड आई ऑल्सो गिव यू एन ऑप्शन पंजाब, तो क्या मार्क करोगे? और एक ऑप्शन दो इंडिया, तो आंसर अमृतसर मार्क करना है इसमें। यू हैव टू बी एज स्पेसिफिक एज पॉसिबल। ठीक है, तो यहां पर 12 महल। ठीक है, 12 महल। चलिए, अंडर परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1793 जमींदार्स वर रिक्वायर्ड टू इशू पट्टास। टेबल पढ़ लिया था आपने? टेबल के अंदर मैंने आपको बताया था पट्टा सिस्टम होता है, उस पट्टे के अंदर क्या होता है, आज भी ये सिस्टम कई गांव में फॉलो होता है। उसमें क्या किया जाता है कि एक डीड के ऊपर, डीड कागज के ऊपर आपके खेत का पेरीमीटर और क्या आपका कितना रेवेन्यू वगैरह बनता है, ठीक है, वो इशू कर दिया जाता है। और उसके बाद जो किसान है वो जमींदार को देता था कबूलियत। कबूलियत मतलब कि हाँ, जो ये पट्टा है इसको मैं ले लिया और मैं कबूल करता हूं, मुझे ये रेवेन्यू कबूल है। ठीक है, ये मैंने टेबल में एक्सप्लेन कर दिया था एंड यू शुड हैव रेड इट। तो पट्टा जो है जमींदारों को, दे वर रिक्वायर्ड टू इशू पट्टास टू फार्मर्स व्हिच वर नॉट इशूड बाय मेनी ऑफ द जमींदार्स। व्हिच अमंग द फॉलोइंग वाज द रीजन फॉर दिस? यूपीएससी 2001 में ये सवाल पूछा गया था। जमींदार्स वर ट्रस्टेड बाय फार्मर्स। ठीक है, क्या आंसर होगा इसका? जमींदार्स वर ट्रस्टेड बाय फार्मर्स। B, there was no official check upon zamindars. C, it was the responsibility of British government. And D, farmers were not interested in getting pattas. ठीक है, गगन आंसर मार्क कर रहा है ए, संगीता मार्क कर रहा है ए, ठीक है, सौरभ मार्क कर रहा है ए, और मैं सोच रहा हूं कि मैं कहां जाके डूब के मरूं। ये जो ए आंसर देखकर आपका, मुझे ये सोचने पर मैं मजबूर हो रहा हूं कि कहां मैं वो पानी ढूंढूं जहां मैं डूब के मर जाऊं, कि चीजें बताने के बाद भी, टेबल में इतने अच्छे से बताने के बाद भी ये आंसर मार्क हो रहा है। बट चलो एनीवेज, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इसको हमने डिस्कस नहीं किया, कोई बात नहीं, पर कॉमन सेंस नाम की थोड़ी चीज होती है यार। मुझे लगा था ये आप आंसर करेक्ट मार्क करोगे, कोई बात नहीं। देखो, इसमें सबसे पहले एलिमिनेशन हम यूज करेंगे। ठीक है, वी विल यूज एलिमिनेशन हियर। सबसे पहले क्वेश्चन ने ही कहा है दैट जमींदार्स वर रिक्वायर्ड टू इशू पट्टास।
zamindars were required to issue pattas to farmers. So saying that it was responsibility of British government would be false. ये बात सही है, सी हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। ये बात मानते हो सब जने? सी को हम एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद डी कह रहे फार्मर्स वर नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग पट्टास। आपको नहीं लगता बड़ी हल्की सी स्टेटमेंट है ये? मन नहीं कर रहा सर पट्टा, आप रख लीजिए। कौन सा फार्मर है who will not be interested if someone is required? ठीक है, अगर जमींदार आर रिक्वायर्ड टू इशू पट्टास, whether or not farmers are interested, जमींदार हैज टू गिव इट टू देम। ठीक है, मान लो एग्जाम्पल जैसे मान लो कि स्टडी आईक्यू, इसको कैसी एग्जाम्पल दूं जिसमें कुछ प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अच्छा हाँ, मान लो आई एम रिक्वायर्ड टू गिव यू द पीडीएफ डॉक्यूमेंट जो हम क्लास में यहां डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आई एम रिक्वायर्ड टू गिव यू गाइस द पीडीएफ डॉक्यूमेंट जो हम क्लास में यहां डिस्कस कर रहे हैं, बट सम ऑफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग देम। लेकिन मैं तो ऑब्लिगेटेड हूं तो मैं तो दूंगा, तो ये आंसर भी हमारा नहीं हो सकता। ठीक है, इसके बाद जमींदार्स वर ट्रस्टेड बाय फार्मर्स। ठीक है, ये जमींदार्स वर ट्रस्टेड बाय फार्मर्स। आप अपनी और इधर की एग्जांपल ले लो अगर लेना चाहते हो तो। क्या आपको बहुत भरोसा है कि सर सब सही है, सब कवर करवाएंगे? ठीक है, बट मेरी तो ऑब्लिगेशन है ना, आप मेरे पे ट्रस्ट करो या ना करो, मेरी ऑब्लिगेशन है, मुझे देना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर भी वही चीज है, ए भी आंसर मार्क नहीं होगा, कोई ऑफिशियल चेक नहीं है। सो दैट वाज द मेन रीजन, देयर वाज नो ऑफिशियल चेक। अंग्रेजों को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि पट्टा इशू हुआ है या नहीं हुआ। अंग्रेजों को किसी चीज से फर्क पड़ता था तो वो बस इतना कि उनका रेवेन्यू सनसेट से पहले, सनसेट डेट तक आ जाए। दैट वाज द ओनली थिंग दैट दीज ब्रिटिशर्स वर इंटरेस्टेड इन। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर बनेगा, राइट। 9th क्वेश्चन यूपीएससी 2000 में पूछा गया था, इसको इग्नोर कर दो, इसको इग्नोर कर दो और मेरे साथ इसको आप सॉल्व करो। ठीक है, ए को मुझे आपने बताना है किस सिस्टम के साथ मैं मैच कर सकता हूं। ए कह रहा है लैंड अलॉटेड टू बिग फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स, और बी कह रहा है लैंड अलॉटेड टू रेवेन्यू फार्मर्स और रेंट कलेक्टर्स। ए एंड बी, दीज टू स्टेटमेंट्स आर वेरी क्लोज, इसलिए मैंने थोड़ी सी आपको हिंट दे दी है बाय अंडरलाइनिंग एंड बाय लेइंग स्ट्रेस ऑन द कीवर्ड्स। तो ए को किसके साथ मैच करोगे? कम ऑन, वेरी गुड। देखो, नॉलेज एक्विजिशन के थर्ड स्टेप पे हैं हम। यहां पर एक एक्स्ट्रा चीज आपको पता लगेगी। ठीक है, यहां पर एक एक्स्ट्रा चीज आपको पता लगेगी। तो लैंड अलॉटेड टू बिग फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स एंड लैंड अलॉटेड टू रेवेन्यू फार्मर्स और रेंट कलेक्टर्स। तो ए को किसके साथ मैच करेंगे? कम ऑन बताओ। ए विल बी मैच्ड विद, ठीक है, ए को किसके साथ मैच करेंगे? मुझे उसका उस सिस्टम का नाम बताओ, या चलो बी बताओ। हमने परमानेंट सेटलमेंट जब किया था, मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था, आज मैंने क्वेश्चन के थ्रू भी बताया कि परमानेंट सेटलमेंट की वजह से एक न्यू क्लास ऑफ रेवेन्यू कलेक्टर्स आनी स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, एक न्यू क्लास ऑफ रेवेन्यू कलेक्टर्स हमारे सामने नजर आती है, राइट, क्योंकि हाईएस्ट बिड करने वाले वो लोग थे। तो ये जो रेवेन्यू फार्मर्स, लैंड अलॉटेड टू रेवेन्यू फार्मर्स और रेंट कलेक्टर्स, इनमें से कुछ पुराने जमींदार थे, लेकिन ये एक नई क्लास इमर्ज हो गई थी। ठीक है, ये चीज परमानेंट सेटलमेंट में आई थी। एंड व्हाट इज द अदर नेम ऑफ परमानेंट सेटलमेंट? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ परमानेंट सेटलमेंट? इट इज जमींदारी सिस्टम। ठीक है, इसी को जमींदारी सिस्टम भी कहा जाता था, राइट। तो बी जो है वो किससे मार्क होगा? 4 के साथ। ठीक है, बी विल बी मार्क्ड विद 4, जमींदारी सिस्टम। ठीक है, इट विल बी मार्क्ड विद जमींदारी सिस्टम। नहीं, अवनी नहीं, देखो यहां पे पंचशाला सिस्टम तो मेंशन किया नहीं हुआ, लेकिन पंचशाला सिस्टम के जो रेंट कलेक्टर्स ऐसे थे
वो परमानेंट सेटलमेंट में दे कंटिन्यूड, ठीक है, दे कंटिन्यूड। एंड ये जो बिग फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, दीज वर देयर ड्यूरिंग मुगल टाइम्स। ये मिडिवल हिस्ट्री में आप पढ़ोगे, ये मुगल्स के टाइम पर होते थे कि बहुत बड़े बड़े फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स होते थे, ठीक है, फ्यूडलिज्म चलता था मिडिवल इंडिया में, जहां पर एक बहुत मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को एरियाज को गवर्न करने के लिए क्या करना पड़ता था कि मुगल एम्परर है, मुगल एम्परर के नीचे सूबे हैं, सूबे में गवर्नर यानी कि सूबेदार है। अब गवर्नर मान लो जैसे बंगाल गवर्नर है, उसको बंगाल के बहुत बड़ी एरिया को गवर्न करना है, तो उसमें वो क्या करेगा कि अपने खास लोगों को वो एक बहुत बड़ी जागीर दे देगा। उस जागीर में उनका काम होगा कि लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करके रखें और वहां से लैंड रेवेन्यू भी कलेक्ट करें, अपनी सैलरी और अपना खर्चा एक्सट्रैक्ट कर लें और सरप्लस जो है वो स्टेट को भेज दें। अगर उस जागीर से आपको खर्चा नहीं मिल रहा, नहीं पूरा हो रहा, तो फिर रॉयल ट्रेजरी में से आपको कंपनसेट भी किया जाएगा। ये जागीरदारी सिस्टम हुआ करता था। इसे आप मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ते हो, बट बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन, अब नहीं आपका थॉट प्रोसेस गलत नहीं है, बट आप ये देखो कि यहाँ पे 5 साल सिस्टम तो लिखा नहीं हुआ, एंड क्वेश्चन जब हमारे सामने आएगा तो वी हैव टू चूज द बेस्ट आंसर। तो कॉन्सिक्वेंटली हमें क्या करना है, 5 साल सिस्टम यहाँ है नहीं, बेस्ट आंसर हमने चूज करना है, तो इन सब में से बेस्ट आंसर हमारा इसमें जमींदारी सिस्टम ही बनेगा, और यहां ऑटोमेटिकली फिर जागीरदारी सिस्टम बनेगा। रीजन बीइंग कि सी को मार्क करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और डी को मार्क करने में भी दिक्कत नहीं आएगी, ए और बी में दिक्कत आएगी, ठीक है, ए और बी में दिक्कत आएगी, तो वो यहाँ पे क्लैरिफाई हो गया। सी कैन बी मार्क्ड विद रियातवारी सिस्टम, ठीक है, जहां पेजेंट के साथ डीलिंग होती थी, एंड डी विल बी मार्क्ड विद महालवाड़ी सिस्टम, इट विल बी मैच्ड विद महालवाड़ी सिस्टम। क्लियर है ये? यहां तक किसी को कोई गिला शिकवा, कोई डाउट, एनी प्रॉब्लम टू एनीवन ऑफ एनी काइंड? ये क्लियर है? सी मार्क्ड विद 2 एंड डी मार्क्ड विद 3, वेरी गुड, ठीक है। तो इसका आंसर ऑटोमेटिकली फिर मतलब ये क्या बन जाएगा आंसर, ए बी सी डी। ए को हमने मार्क किया 1 के साथ, बी मार्क हुआ 4 के साथ, सी मार्क हुआ 2 एंड डी हुआ अकॉर्डिंगली 3, 1 4 2 3, ठीक है। तो बी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसको करो, 2012 में पूछा गया था ये। विद रेफरेंस टू रियातवारी सिस्टम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द रेंट वाज पेड डायरेक्टली बाय पेजेंट टू द गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट गेव पट्टास टू द रियात, द लैंड्स वर सर्वेड एंड असेस्ड बिफोर बीइंग टैक्स्ड, ठीक है। रेंट डायरेक्टली पेजेंट देते थे गवर्नमेंट को, ट्रू है। पट्टा सरकार देती थी रियात को, ये भी ट्रू है, क्योंकि अब रेंट सरकार ने कलेक्ट देना करना है तो पट्टा भी सरकार ही देगी। पट्टे के ऊपर आपकी क्या ऑब्लिगेशन है टू गिव एज रेंट और टू गिव एज टैक्स, तो वो चीज है। लैंड वाज सर्वेड एंड असेस्ड बिफोर बीइंग टैक्स्ड, ये भी ट्रू है, ठीक है, ये भी ट्रू है। एंड लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन नाउ, ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन सी है। अब एक क्वेश्चन का आंसर बताओ, उस सिस्टम का नाम बताना है आपको जहां पर रियातवारी सेटलमेंट में फील्ड सर्वे होते थे टू असेस द क्वालिटी ऑफ सॉइल एंड एरिया, सो दैट वी कैन असेस कि कितना रेवेन्यू इससे आ सकता है, उसके बेसिस पे किसान के लिए रेवेन्यू फिक्स किया जाता था। लेकिन कुछ जगहों पर, हाँ देखो मेरा क्वेश्चन पूरा भी नहीं हुआ, सक्षम का आंसर आ भी गया। कुछ जगहों पर क्या है कि पुराने रिकॉर्ड्स को देखकर ही ये असेसमेंट कर दी जाती थी, उसको कहा जाता था पटकट सिस्टम। वेरी गुड, बस ऐसे ही क्वेश्चन आने पेपर में। इट वॉज कॉल्ड एज पटकट असेसमेंट और पटकट सिस्टम, दोनों सेम बात है, ठीक है। पटकट सिस्टम बिल्कुल सही, कोई 1% का भी डाउट नहीं, ठीक है। तो बढ़िया है। अब मुझे सब जने अपना स्कोर बता दो, आउट ऑफ 10 क्या स्कोर रहा सभी का, आउट ऑफ 10 कितना स्कोर रहा, और जरा ऑनेस्टली बताना। और जो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके अगर कोई गलत हुए थे तो प्लीज उसको जरा ध्यान में रखना, ठीक है। तो 7 मुझे काफी कॉमन दिख रहा है, ठीक है, 7 8, देयर आर सम स्टूडेंट्स जिनका 5 है, जिनका 6 है, बट 7 इज क्वाइट कॉमन। सबसे कॉमन नंबर जो है मुझे 7 नजर आ रहा है, ठीक है। गगन का 6 है, ओके, ठीक है। इसमें से सिली मिस्टेक्स किस किसने की, जिनसे सिली मिस्टेक हुई है, ठीक है, वो सिली टाइप करो जरा कमेंट सेक्शन में, जिनसे सिली, और सिली उसका नंबर भी लिखो कि कितने क्वेश्चन में सिली मिस्टेक हुई है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूं, ठीक है। सौरभ से सिली मिस्टेक हुई है, अनिमेश, आर्यन, ठीक है,
3 क्वेश्चंस में सिली मिस्टेक, 1 2, ठीक है, तुषार का पता लग रहा है, कृति ने 2 में सिली मिस्टेक की है, ठीक है। तो जिन क्वेश्चंस में आपसे सिली मिस्टेक हुई है उन क्वेश्चंस के ऊपर आप स्टार लगाएंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो एक ना ट्रिक आपको एक बताने जा रहा हूं, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू क्रैक द प्रीलिम्स एग्जाम। डजंट मैटर कि प्रतिज्ञा प्लस में अगर आप हो, आपको स्कॉलरशिप मिलती है या नहीं, इट बेयरली मैटर्स कि आपके टेस्ट में रैंक क्या आता है। आपने अगर टेस्ट दिया है ना, तो उसमें देखो 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। एक वो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपने सोचा कि ये मेरे करेक्ट हैं और आपने मार्क किया, वो करेक्ट निकले। दूसरे वो क्वेश्चंस होते हैं जो आप डाउटफुल थे लेकिन आपने क्या लगाया, गेस लगाया। हो सकता है रॉबर्ट मार्टिन बर्ड वाले क्वेश्चन में आप में से कुछ लोगों ने गेस लगाया हो, ठीक है। इसमें से कुछ ठीक होंगे, कुछ गलत हो जाएंगे। और एक वो क्वेश्चंस होते हैं जिसके बारे में कोई आइडिया नहीं होता, जैसे कि पट्टा को लेकर मैंने कल डिस्कशन नहीं की थी, एंड मे बी आई वॉज नॉट दैट क्लियर, दो दैट इन्फॉर्मेशन वॉज नॉट दैट मच क्लियर इन द टेबल प्रोवाइडेड। सो इसलिए आपने उसको, आपको पता ही नहीं था कि उसको कैसे आंसर करें, ठीक है। अब इसमें देखो, जो इंफॉर्मेशन अब हमें डिस्कशन के बाद पता लग जाता है कि अच्छा, हमें लग रहा था कि ये तो भूत क्वेश्चन है, क्योंकि यूपीएससी में हर क्वेश्चन करने वाला नहीं होता। इवन टेस्ट सीरीज में भी कई क्वेश्चन हम लोग खुद, मैं आज एडमिट कर रहा हूं आपके सामने कि आपको बिल्कुल यूपीएससी की फील दिलवाने के लिए हम भी कुछ क्वेश्चन ऐसे डालते हैं जो सॉल्व करने वाले नहीं होते, जानबूझ को परेशान करने के लिए आपको डाले जाते हैं, सिर्फ चेक करने के लिए कि आप क्या करते हो उसमें। एग्जाम में भी ऐसा होता है। तो ये जो भूत क्वेश्चंस होते हैं ना, इनको दिख जाए तो इनको नमस्कार करके सिर झुकाना है और आगे बढ़ना है, और जहां से आपके स्कोर आ सकते हैं उनको सॉल्व करना है, राइट। तो आपके साथ होना ये चाहिए कि ये जो भूत क्वेश्चन है इनका नंबर थोड़ा रिड्यूस हो, क्योंकि आप हो सकता है सोच रहे हो कि 3 क्वेश्चंस भूत क्वेश्चन थे, लेकिन यहां पता लगा कि नहीं, मुझे नहीं पता था पर ये पता होना चाहिए, तो अब मैं इसको रिवाइज करूंगा ताकि दोबारा ऐसा क्वेश्चन आए तो मुझसे सॉल्व हो जाए, इनका रिड्यूस होगा, ठीक है। और इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन आ जाए तो एटलीस्ट मैं गेस वर्क लगा सकूं बाय एलिमिनेटिंग फ्यू ऑप्शंस। जो एलिमिनेशन वाले क्वेश्चन हैं जहां पर आप डाउटफुल हैं बिटवीन 2 ऑप्शंस, तो उसमें आपके जो ठीक हुए उसमें आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि अगर मेरा ये क्वेश्चन ठीक हुआ, अल्टीमेटली देख लो, आप कोई भी क्वेश्चन देख लो, जैसे मान लो इस क्वेश्चन को आप देखो, राइट। ये क्वेश्चन देखो, परमानेंट सेटलमेंट के कॉन्टेक्स्ट में रीजन पूछा था, पहला बता रहा है लार्ज स्टैंडिंग आर्मी एट अदर्स एक्सपेंस, ब्रिटिश सुपरमेसी पैरामाउंट ओवर इंडियन स्टेट्स एंड फिक्स्ड इनकम फॉर कंपनी। इसमें किसी ना किसी ने हो सकता है ए बी या सी मार्क किया हो, है ना। तो उसमें आपको सोचना है कि मुझे डी में भी डाउट आ रहा था पर मुझे ए भी लग रहा था, पर मैंने डी क्यों मार्क किया, राइट। और मुझे क्या एडिशनल तरीके से सोचना चाहिए था, ठीक है, जिससे मेरा आंसर करेक्ट हो जाता। और अगर आपका करेक्ट है तो उसमें आप ये देखना कि जो थॉट प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस ये बिल्कुल वही है जिस तरह से सोचना चाहिए था। अगर आपका थॉट प्रोसेस सही है तो इससे मिलता जुलता टेढ़ा क्वेश्चन भी अगर आ गया तो आप उसे कर पाएंगे, ठीक है, राइट। एंड ये क्वेश्चन जो है जिसमें आपको लगता है कि मेरा आंसर सही होगा और वो गलत निकला, यहां पर आप एक बार रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो सिली मिस्टेक्स, अब ये देखो कि आप एक सिली मिस्टेक करते हो ना, तो आपको जो 2 नंबर मिलने थे ये भी नहीं मिलेंगे, और उल्टा 0.6, 1/3 नेगेटिव होती है तो 0.6 कट जाएंगे। अगर एक सिली आंसर किसी का ठीक होता है तो ही इज गेनिंग 2.67 मार्क्स। 2024 और 2023 बहुत से मेरे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो 85 के आसपास का स्कोर जिनका आ रहा था, और इनसे मैंने पूछा कि सिली मिस्टेक्स कितनी हुई हैं, आंसर की को देख के पता लग जाता है। तो उन्होंने कहा कि हमसे 7 क्वेश्चन, जैसे 5 से 7 क्वेश्चन सिली मिस्टेक हो गई, ठीक है। अगर 5 क्वेश्चन भी हैं तो आप एक सिली मिस्टेक ना करो तो कितना ये बन जाता है, 13 नंबर यू गेन, ये 85 98 बन जाता है। और अगर 7 क्वेश्चन ऐसे आपके ठीक हो जाते तो ये 100 प्लस बन जाता है, राइट। सो इस तरीके से इस चीज को दिमाग में रखना। You may not top the prelims exam, but you have to cross the cutoff, right? And test और questions की practice में thought process के ऊपर बहुत focus करना है, ठीक है। Having said that, one last question आज के लिए 2017, who among the following was or were associated with introduction of Rayotwari settlement in India during British rule? आंसर दीजिए। हाँ, जैसे विकास कह रहे हैं कि इन्होंने सोचा कि नन ऑफ द ऑप्शन नहीं होगा, तो उन्होंने इसलिए, उनका गलत हो गया, बट आई थिंक नाउ द प्रोसेस इज क्लियर, ठीक है। देखो कॉर्नवालिस जो है वो रॉथवालिस के साथ एसोसिएटेड नहीं है, वो परमानेंट सेटलमेंट के साथ है। अलेक्जेंडर रीड, थॉमस मनरो, आंसर ऑप्शन सी, सबका करेक्ट है, किसी एक का भी गलत नहीं है ये, ठीक है।
2 एंड 3, थॉमस मनरो एंड अलेक्जेंडर रीड। ठीक है, 2017 में एक क्वेश्चन आया था, आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, और वैसे भी ऑप्शंस को देखकर आपको पता 2017 में आया है। ठीक है, इसमें अकेला थॉमस मनरो नहीं लिखा, अकेला अलेक्जेंडर रीड नहीं लिखा। ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन सी बन रही है। ठीक है जी, चलो अब लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। ठीक है, पढ़ने के मोड में आ जाते हैं। अब हमको क्या स्टडी करना है आज? आज हम स्टडी करेंगे कॉजेस बिहाइंड फेलियर ऑफ रिवोल्ट एंड वेदर वी शुड कॉल इट अ फेलियर और नॉट, इसको हम स्टडी करेंगे। सो इट्स 7:05 7:06, 7:06 हुए हैं। ठीक है, तो लेट्स असेंबल एट 7:15। ऑलराइट, सो सबसे पहले तो दोस्तों आपको ये याद रखना है कि जो रिवोल्ट ऑफ 1857 था, इसे हम पूरी तरह से फेलियर नहीं कहेंगे। फेलियर टू सम एक्सटेंट या पार्शियली सक्सेसफुल इसको कहा जा सकता है इन दिस एक्सटेंट कि इसका जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था टू थ्रो ब्रिटिश आउट ऑफ दिस कंट्री एंड लिबरेट इंडिया फ्रॉम द शैकल्स ऑफ स्लेवरी, वो पूरी तरह से अचीव नहीं हो पाया और हमारे मेजर स्टॉर्म सेंटर्स में अंग्रेज हमारे रिवोल्ट के लीडर्स को सप्रेस करने में कामयाब हो गए। हमारे कई लीडर्स ने अपनी शहीदी दी, फॉर एग्जाम्पल रानी ऑफ झांसी, रानी लक्ष्मीबाई, और हमारे कई लीडर्स जैसे कि बेगम हजरत महल एंड नाना साहेब, इनको भारत छोड़कर नेपाल में जाकर छिपना पड़ा। एंड अल्टीमेटली ईस्ट इंडिया कंपनी के राज को तो हमने खत्म कर दिया, क्योंकि 1857 के गदर के बाद, 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी दोबारा भारत पर राज नहीं कर रही थी। इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन और इंडिया के ऊपर राज डायरेक्टली चला गया था क्राउन रूल के अंडर। तो टू सम एक्सटेंट दिस पर्टिकुलर रिवोल्ट वाज सक्सेसफुल, लेकिन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो था कि अंग्रेज अब भारत में रहे ही ना, इसे हम अचीव नहीं कर पाए थे, जिसके पीछे देयर वाज एन इंटरप्ले ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स। व्हाट वर दीज फैक्टर्स? ये टेबल आपके सामने है, ये फ्लो चार्ट के जरिए हम इन फैक्टर्स को समझ सकते हैं। इसमें सबसे पहला फैक्टर था कि ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन इस रिवोल्ट में नहीं हुई थी। पूरे भारत में ये रिवोल्ट नहीं था, ये रिवोल्ट कुछ पॉकेट्स में हमें ऑब्जर्व करने को मिला। एंड नॉट मोर देन 1/10 पॉपुलेशन एंड barely 1/4 of total geographical area of Indian subcontinent participated in this revolt। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं कि पॉपुलेशन टर्म्स में सिर्फ 1/10 पॉपुलेशन ने पार्टिसिपेट किया था इन द रिवोल्ट, राइट। 1/10 पॉपुलेशन की पार्टिसिपेशन थी एंड 1/4 ज्योग्राफिकल एरिया, यहां पर रिवोल्ट का असर देखने को मिला था। साउथ इंडिया में लार्जली रिवोल्ट का कुछ खास असर देखने को नहीं मिला था एंड देयर वर मेनी अदर पार्ट्स एज वेल। ठीक है, इसी के साथ साथ सभी क्लासेस ने ज्वाइन नहीं किया था। बहुत सारे जमींदार जो हैं, ठीक है, देयर वर मेनी जमींदार्स हु डिड नॉट जॉइन द रिवोल्ट बिकॉज दे वर अफ्रेड कि क्योंकि उन्हें ब्रिटिश एट्रोसिटीज का सिंबल की तरह देखा जा रहा है, तो ये जो रिवोल्ट और रेवोल्यूशनरीज हैं, रिवोल्ट करने वाले जो हमारे क्रांतिकारी हैं, इन जमींदारों को भी नहीं छोड़ेंगे। सो दैट इज व्हाई दे डिड नॉट जॉइन देम। ऑल्सो इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, बहुत सारे जो प्रिंसली स्टेट्स थे, इन्होंने भी रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करना मुनासिब नहीं समझा। इनको तो इनफैक्ट अंग्रेजों ने डराया। इन्होंने कहा कि अगर हम गए तो तुम भी जाओगे। इन्हें कहा गया कि क्योंकि आपके राज में भी लोग कुछ बहुत खुश नहीं है, और अल्टीमेटली हम अगर राज कर पाए और हमसे अगर कुछ एट्रोसिटी हुई भी है, तो वो एट्रोसिटी इसलिए हुई क्योंकि तुमने हमें अलाउ किया। सब्सिडरी अलायंस साइन करने वाले तुम, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को एक्सेप्ट करने वाले तुम, ठीक है, जिन्होंने एक्सेप्ट कर ली थी चुपचाप पेंशन लेके बैठ गए हैं दुबक के, राइट। वो तो जिनमें हिम्मत थी उन्होंने रिवोल्ट किया, राइट। और सब्सिडरी लाइंस में एंटर होने के बाद जनता के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स इंपोज करने वाले तुम, जनता को कुचलने वाले, पीसने वाले तुम। तो तुम्हें क्या लगता है, हम अगर चले गए तो तुम्हें कौन प्रोटेक्ट करेगा? ये रेवोल्यूशनरीज नहीं छोड़ेंगे। और ये मत भूलो कि इसमें ज्यादातर लोग जो हैं वो हमारे ही ट्रेंड सिपाही हैं, जिन्होंने 930 के नंबर से 10,000 की तुम्हारी सेना को डिफीट कर दिया था। ठीक है, तो बैटल ऑफ सेंट थॉमस की बात कर रहे हैं, वहां पर 930 यूरोपियन ट्रेंड आर्मी ने ऑफ ड्यूप्लेक्स, इसने 10,000 सोल्जर्स ऑफ अनवरुद्दीन इसको डिफीट कर दिया था। नथिंग टू वरी, कुछ अगर डिफिकल्ट लगता है ये मिडिवल हिस्ट्री में आप करेंगे इसको। ठीक है, तो इसलिए इंडियन प्रिंसली स्टेट्स ने भी इसे ज्वाइन नहीं किया था। इसी के साथ साथ जो मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया थी, मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया का मतलब क्या है, जैसे राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय जो हैं, अब ये क्या है, ये एजुकेटेड मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, देयर वर मेनी पीपल, जैसे अंग्रेजों के आने से नई तरह की नौकरियां पैदा हो रही हैं, क्लरिकल नौकरियां,
ठीक है, डॉक्टर्स, लॉयर्स, लॉयर्स का एक नया प्रोफेशन सामने आ रहा था, राइट। तो ये जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थी, इस एजुकेटेड मिडिल क्लास को ये आभास हुआ कि अंग्रेजों के आने से देखो नुकसान तो हो रहा है, इससे ये ऐसा नहीं है कि अनजान थे, इन्हें पता था कि नुकसान हो रहा है भारत का, एंड देयर इज अ ड्रेन ऑफ वेल्थ गोइंग ऑन, बट एट द सेम टाइम अंग्रेजों के आने से कुछ अच्छे चेंजेस भी आ रहे हैं, भारत मॉडर्निटी की ओर बढ़ रहा है और मॉडर्नाइजेशन हो रही है भारत की, ठीक है। सो ये जो थे ये डायलेमा में थे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायलेमा? ये कंफ्यूजन में थे, राइट। इनको ये लगता था कि अंग्रेजों के होने के फायदे भी हैं और जो सिपाही हैं वो भी गलत नहीं है, ठीक है। सो दैट इज वाई दे नाइदर सपोर्टेड ब्रिटिश एंड दे नाइदर सपोर्टेड सिपॉइज। सिपाहियों को लेकर इन्हें लगता था कि अगर इनका जो तरीका है ये भी अराजकता फैलाएगा, क्रांति में भी अराजकता हो रही है, अंग्रेजों के जरिए कुछ लॉ एंड ऑर्डर तो कहीं ना कहीं है, वो अलग बात है कि वो लॉ एंड ऑर्डर ब्रिटिश के इंटरेस्ट को ज्यादा सर्व करता था, राइट। लेकिन सिपाहियों के जो ग्रीवेंसेस हैं और जो तरीका इन्होंने अपनाया है उसमें बहुत ज्यादा खून खराबा हो रहा है, तो ये अराजकता फैला रहा है। तो इसलिए जो एजुकेटेड मिडिल क्लास है, इसने ना ये रिवोल्ट के फेवर में थे ना ही उसके अगेंस्ट थे, इनका एक न्यूट्रल स्टैंस था, राइट। अगर रिवोल्ट के फेवर में होते तो इनसे किसी ने ये नहीं कहा था कि आप भी तलवारें और बंदूक उठा के हमारे साथ लड़ो। ये क्या करते? ये आर्टिकल्स लिखते, खबरें छापते, जिन्हें फिर ब्रिटिश मीडिया हाउसेस या ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स भी पब्लिश करते, ब्रिटिश की पार्लियामेंट में उन्हें डिस्कस किया जाता और दबाव बनता ब्रिटिश के ऊपर टू रिकॉल ईस्ट इंडिया कंपनी एंड टू रिकॉल ब्रिटिश ट्रेडर्स फ्रॉम इंडिया फॉर एवर, ठीक है। लेकिन इन्होंने ये नहीं किया एंड एट द सेम टाइम इन्होंने अंग्रेजों का भी कुछ खास ऐसा साथ नहीं दिया कि इन्होंने अंग्रेजों की फेवर में भी कोई खास बात नहीं की, रादर इस बात को एक्सेप्ट किया कि यस, ड्यू टू योर पॉलिसीज ओनली गड़बड़ें हुई हैं, और इसलिए आज हम इस कगार पे पहुंच गए हैं कि सिपाहियों ने चीजों को अपने हाथ में लेकर अराजकता की ओर बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ पुअर आर्म्स एंड इक्विपमेंट्स होना यह भी बहुत बड़ा कारण था। जहां एक तरफ अंग्रेजों को गाय और सुअर की चर्बी से कोई मतलब नहीं था, तो उनके लिए एनफील्ड राइफल तो काम की साबित हुई, ठीक है। वो अपनी एनफील्ड राइफल से उसको बाइट करके बहुत तेजी से लोड करके गोली चला रहे हैं। लेकिन हमारे जो सिपाही और क्रांतिकारी थे, ये अभी भी या तो तलवारों के सहारे लड़ रहे थे या फिर जो इन्होंने मैगजीन्स, ठीक है, मैगजीन मतलब जो एम्यूनिशन की जो वर्कशॉप्स एंड वेयर हाउसेस थे जहां पर अंग्रेज अपने हथियारों को स्टोर करते थे, वहां से इन्होंने ब्राउन बेस या पुरानी राइफलों को ही चुराया था और उन्हीं के सहारे जी रहे थे। अब उन ब्राउन बेस पुरानी राइफलों की जो गोलियां थी उनके ऊपर लिमिटेशन होगी, क्योंकि वो सारी चीजें बंद तो ब्रिटिश फैक्ट्रीज में रही है, ठीक है। तो जो राइफल्स हैं उसमें ये राइफल्स जो हैं, दीज आर स्लो राइफल्स विद इंडियंस, अंग्रेजों के पास इनफील्ड है, तो ये भी एक कारण बना। ऑर्गेनाइजेशन जो थी रिवोल्ट की वो बहुत पुअर थी। इसमें हम ये लिखते हैं कि रिवोल्ट जो है, रिवोल्ट इरप्टेड स्पोरैडिकली, रिवोल्ट इरप्टेड स्पोरैडिकली। आइडिया ये था इनिशियली कि एक साथ एक दिन पे हर जगह रिवोल्ट को स्टार्ट किया जाएगा, लेकिन ये प्री मेच्योर अनफर्ल हो गया, प्री मेच्योर रिवोल्ट ट्रिगर हो गया। सो 10th में मीरठ, 10th में मीरठ यहां से स्टार्ट हुआ और मीरठ के बाद दिल्ली में गए, दिल्ली से फिर बाकी के हॉटस्पॉट्स जैसे कि कानपुर, लखनऊ, झांसी, यहां पर धीरे धीरे करके फैला। ये जो स्पोरैडिक इंसिडेंस था रिवोल्ट का, इसने क्या किया? इट गेव टाइम टू ब्रिटिश टू कॉल रीइंफोर्समेंट्स, और रंगून पलटन आ गई थी। ये मंगल पांडे मूवी में भी आपने देख रखा होगा कि इन्होंने रंगून पलटन को बुला लिया था, क्योंकि भारत में जो अंग्रेजों की नंबर था, ठीक है, अंग्रेजों का जो नंबर था वो इतना ज्यादा नहीं था कि अगर इनके इंडियन सिपाहीज विद्रोह कर दें तो कोई चांस ही नहीं था इनका। लेकिन इन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए रंगून पलटन बुला ली थी, ठीक है। 1:10 की रेशो में या 1:7 की रेशो में यूरोपियन टू इंडियन सिपाही मौजूद होते थे, कि हर एक यूरोपियन ऑफिसर के पीछे 10 भारतीय सिपाही मौजूद हैं या 7 भारतीय सिपाही मौजूद हैं कुछ एरियाज में। तो रंगून पलटन के आने से क्या हुआ कि नंबर अंग्रेजों ने अपनी फेवर में कर दिया। ऑन टॉप ऑफ इट उनके पास एडवांस इक्विपमेंट्स भी हैं, टेक्नोलॉजी का भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि टेलीग्राफ टेक्नोलॉजी, ठीक है।
तो इमीडिएटली वो कोऑर्डिनेट कर देते थे कि क्रांतिकारी कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उनको कुचल दिया जाए, पहले से अलर्ट हो जाओ। तो ये भी एक कारण बना। और पुअर ऑर्गेनाइजेशन में देखो कि रंगून पलटन के आने में समय लगना था। अगर एक टाइम पे एक ही बार में रिवोल्ट पूरे भारत में इरप्ट हुआ होता, तो रंगून पलटन के आने से पहले ही हमने इंडिया के ऊपर कब्जा कर लेना था, और फिर हमारी सारी सोर्सेज चैनलाइज की जा सकती थी टू रेजिस्ट दिस रंगून पलटन। बट वो हुआ नहीं, एंड अल्टीमेटली आवर रिवोल्ट वाज सप्रेस्ड, राइट। ये जितने भी कॉलिन कैम्पबेल, निकोलसन, हडसन, राइट, एंड अदर ऑफिसर्स, इनके सामने हमें फिर अल्टीमेटली शिकस्त का सामना करना पड़ा। एंड एक बहुत बड़ा कारण देखो एक रिवोल्ट के पार्शियल सक्सेस के पीछे, या फेलियर अगर हम, इफ वी मे कॉल इट एज फेलियर, ठीक है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था लैक ऑफ यूनिफाइड आइडियोलॉजी। इस बात पे ना विश्वास रखना, आपकी तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बात बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है कि जब भी हम किसी चीज को करते हैं ना, वो हम क्यों कर रहे हैं, वो क्यों हमारे ऑब्जेक्टिव को और हमारे एफर्ट्स में शक्ति डालते हैं। आप में से भी ज्यादातर लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बी वेरी क्लियर दैट व्हाई यू वांट टू क्रैक दिस एग्जाम, व्हाई यू वांट टू बी एन आईएएस और एन आईपीएस ऑफिसर, और फॉर दैट मैटर आईआरएस ऑफिसर। क्यों बनना चाहते हो ये, ठीक है। और उसमें आइडियलिज्म नहीं, थोड़ा प्रैक्टिकल चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए, क्लैरिटी, कि हाँ मेरे पास प्राइवेट सेक्टर में भी अपॉर्चुनिटी है, मैं वहां भी कर सकता हूं, पर नहीं, मैं यही करना चाहता हूं। क्योंकि ये क्लैरिटी होगी ना, तो जब जब आपकी लाइफ में या आपके इस प्रिपरेशन के साइकिल में ये साइनसॉइडल कर्व चलता है प्रिपरेशन में, तो वो जब डिप आएगा, वो डिप से आपको उठाने के लिए ये आपकी आइडियोलॉजी, ये आपकी सोच कि मैं उधर भी कर सकता था लेकिन इधर क्यों आया, वो आपको पुश देगी, एंड अल्टीमेटली उसके सहारे आपकी सिलेक्शन होगी। पढ़ाई तो सभी कर लेते हैं, ठीक है। तो रिवोल्ट में प्रॉब्लम ये थी कि, इसको नोट कर लो, दैट आई एम गोइंग टू गिव यू गाइस हियर, द स्टेटमेंट इज, इसको यहां लिख लेते हैं, एवरीवन हैड हिज ओन एक्स टू ग्राइंड। हर किसी को अपना उल्लू सीधा करना था। किसान जो थे वो जमींदारों को ज्यादा टारगेट कर रहे थे, या रेवेन्यू फार्मर्स को टारगेट कर रहे थे। सिपाही जो थे वो ब्रिटिश ऑफिसर्स और एस्टैब्लिशमेंट्स को ज्यादा टारगेट कर रहे थे। और जो हमारे लीडर्स थे, प्रिंसली स्टेट्स, वो भी अंग्रेजों को टारगेट कर रहे थे, क्योंकि उन्हें अपनी जमीन, अपनी बेसिकली अपना राजपाट वापस चाहिए था, ठीक है। तो इसमें किसी की यूनिफाइड आइडियोलॉजी थी ही नहीं, किसी के दिमाग में ये क्लैरिटी ही नहीं थी कि विद्रोह करने के बाद, विद्रोह जब हम कर रहे हैं और अगर अंग्रेज चले गए उसके बाद क्या, जब वो क्लैरिटी नहीं होती ना, तो जो रिवोल्ट होता है वो एक पॉइंट के बाद ठंडा पड़ जाता है, इट इज अनेबल टू सस्टेन इटसेल्फ, ठीक है, इट इज अनेबल टू सस्टेन इटसेल्फ। इसमें एक छोटी सी एग्जांपल आपको बताता हूँ। करोल बाग का अभी रिसेंटली इस मॉनसून सीजन में एक ट्रेजेडी हुई थी, आर यू पीपल अवेयर अबाउट दैट ट्रेजेडी, जिसमें 3 हमारे स्टूडेंट्स एक बहुत फेमस कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी में वाटर लॉगिंग की वजह से वहां पर सफोकेट होके दे डाइड। आर यू पीपल अवेयर ऑफ दैट, ठीक है। अब उसमें देखो, उसमें एक तरीके से रिवोल्ट, काइंड ऑफ रिवोल्ट हमें देखने को मिला, ठीक है। देयर वाज काइंड ऑफ अ रिवोल्ट देयर, रिवोल्ट मतलब एक मूवमेंट की तरह वहां पर चीजें स्टार्ट हो गई थी, ठीक है, मूवमेंट की तरह वहां पर चीजें शुरू हो गई थी, बगावत हो गई थी, राइट। लेकिन वो बगावत सस्टेन नहीं कर पाई, क्योंकि किसी को क्लैरिटी ही नहीं थी कि हम चाहते क्या है, व्हाट डू वी वांट। देयर वाज नो प्रॉपर वेल डिफाइंड लिस्ट ऑफ डिमांड्स। एंड जो डेथ्स हुई वो क्यों हुई, क्योंकि ओल्ड राजेंद्र नगर में इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज से मामला हटकर डिविएट हो गया बिल्कुल ही कहीं और उसमें फिर स्टूडेंट यूनियंस आ गई, पॉलिटिसाइजेशन हो गई, और अल्टीमेटली स्टूडेंट्स के जो इश्यूज थे वो खत्म ही हो गए, ठीक है, राइट। सो जब हमें क्लैरिटी नहीं होती, व्हेन वी आर नॉट क्लियर, व्हेन वी डू नॉट हैव अ यूनिफाइड आइडियोलॉजी दैट द थिंग दैट वी आर डूइंग, व्हाई आर वी डूइंग दैट, तो उसमें फिर सक्सेस अचीव करना बहुत मुश्किल है। लोगों तक को भी पता होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए कि आजाद भारत का मतलब ये, फिर सबका जॉइंट कोलैबोरेशन और कलेक्टिव एफर्ट लगता है, और फिर हमें प्रॉपर सक्सेस मिलता है, ठीक है। सो दीज आर द पॉइंट्स रिलेटेड टू इट, ठीक है। अब इसके बाद कुछ एडिशनल पॉइंट्स ये आप रीड कर सकते हैं, जैसे नॉट ऑल क्लासेस ज्वाइन द रिवोल्ट, तो इसकी एग्जांपल्स यही है कि बहुत से इंडियन रूलर्स ने ज्वाइन नहीं किया। दीज आर सम एग्जांपल्स, ग्वालियर के सिंधिया ने ज्वाइन नहीं किया था, होलकर्स ऑफ इंदौर
rulers of Patiala, Sindh, and various other Sikh chiefs and Maharaja of Kashmir. बेसिकली आजादी के टाइम पर ये जो नियरली 545 प्रिंसली स्टेट्स हमारे भारत में मौजूद थे, ये इसलिए इतनी देर तक एग्जिस्ट किए क्योंकि रिवोल्ट ऑफ 1857 के टाइम पर इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। ठीक है, इसलिए इन्होंने यहां पर भी अंग्रेजों का साथ दिया एंड दे एक्टेड एज बैकवाटर्स टू द रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, ऐसे एक्सप्रेशंस अपने मेन आंसर में आप यूज कर सकते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूं कि 1/4 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड नॉट मोर देन टोटल पॉपुलेशन जो है इसके ऊपर इफेक्ट पड़ा था। ठीक है, 1/4 ज्योग्राफिकल एरिया एंड लगभग 1/10वां हिस्सा पॉपुलेशन का इस पर इम्पैक्ट पड़ा था। तो ये ट्रू है कि सिविलियन पॉपुलेशन ने पार्टिसिपेट किया था, क्रांति बहुत बड़ी थी। इट वॉज ट्रूली अ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, क्योंकि इससे पहले इतने बड़े ज्योग्राफिकल एरिया में इतना बड़ा रिवोल्ट नहीं हुआ था। एंड जो पॉपुलेशन भी थी 1/10 पॉपुलेशन इंपैक्ट हुई थी, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है कि मान लो 20 करोड़ हिंदुस्तानी हैं। ठीक है, 1/10 का मतलब 2 करोड़ लोगों ने रिवोल्ट किया। दिस इज नॉट अ स्मॉल नंबर, वेरी ह्यूज नंबर। ठीक है, बट वो अलग बात है कि पूरे सब कॉन्टिनेंट को अगर देखोगे तो पूरे सब कॉन्टिनेंट तक इसका असर पहुंचने से पहले ही रंगून पलटन ने आकर सारा काम खराब कर दिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन कीजिए, ये क्या आंसर होगा इसका? एजुकेटेड मिडिल क्लास इन इंडिया, ठीक है, इट अपोज द रिवोल्ट, सपोर्टेड द रिवोल्ट, रिमेन्ड न्यूट्रल टू रिवोल्ट, या फॉट अगेंस्ट नेटिव रूलर्स। तो आंसर इज ऑप्शन सी। सबका एक स्वर में आंसर आया है, आंसर इज ऑप्शन सी। ये 1998 में पूछा गया था क्वेश्चन, आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, ये क्वेश्चन करो। Which of the following can be described as reasons for the failure of revolt of 1857? रीजन फॉर द फेलियर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 क्या रीजंस है? आराम से, क्वेश्चन 2 है ये आपका। ठीक है, Q2 लिख के आप आंसर करना आराम से, आराम से। मुझे पता ही नहीं लग रहा किसका आंसर कर रहे हो आप। Q2 लिख के आंसर करो सब जने, Q2 लिख के आंसर कीजिए। गौरव ने कहा है Q2D। ठीक है, तो गौरव का कहना है कि एब्सेंस ऑफ लीडरशिप फेलियर के पीछे कारण था। साइंटिफिक डेवलपमेंट जो ब्रिटिश के हाथ में थी, जैसे कि एनफील्ड राइफल का होना, टेलीग्राफ टेक्नोलॉजी का होना, ये फेलियर का कारण था। एंड फ्यू प्रिंसली स्टेट्स दे सपोर्टेड ब्रिटिश अगेंस्ट सिपॉइज, ये भी कारण था। ठीक है, अच्छा गौरव मुझे ये बताओ, अगर लीडरशिप एब्सेंट थी, अगर लीडरशिप एब्सेंट थी तो ये रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई बाई, नाना साहेब, कुंवर सिंह, ये लोग कौन थे फिर अगर लीडरशिप नहीं थी? ये लोग कौन थे फिर? लीडरशिप एब्सेंट नहीं थी, लीडरशिप में कोऑर्डिनेशन की कमी थी। बहादुर शाह जफर के टाइम पर, मतलब बहादुर शाह को इन थ्योरी लीडर ऑफ रिवोल्ट घोषित कर दिया था, क्योंकि मुगल परचम के नीचे ही ये क्रांति, ये बगावत ऑर्गेनाइज की गई थी। लेकिन बहादुर शाह ही वॉज इनकॉम्पिटेंट ओल्ड मैन in his 80s. Also, he was initially reluctant. So, centralized, coordinated leadership की absence is the reason, right? Centralized, coordinated leadership की absence is the reason, not the absence of leadership. So, answer will be option B. B correct answer बनेगा। ठीक है, ध्यान से हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, राइट? क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है और उसमें कुछ गलती नहीं करनी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेचर ऑफ रिवोल्ट को अब स्टडी करते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय नेचर ऑफ रिवोल्ट? ठीक है, तो नेचर ऑफ रिवोल्ट में क्या है कि यहाँ पर हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि ये रिवोल्ट एक्चुअली था क्या। क्या ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी, या सिर्फ सिपाहियों की ही म्यूटिनी थी, या ये एक्चुअली एक प्रॉपर फुल फ्लेज रिवोल्ट इसको कहा जा सकता है, राइट? तो इसमें देखो, इसकी नेचर के बारे में हमें पता लगता है कुछ पॉइंट्स की लाइट में। जैसे इस रिवोल्ट में नेशनलिज्म और एंटी इंपीरियलिज्म के बीच तो डेफिनेटली थे। ठीक है, बिल्कुल थे। हम अंग्रेजों से परेशान थे। पर्टिकुलरली द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट
ऑफ आवर पेन वाज द इकोनॉमिक रीजंस जो ब्रिटिश के बाद हमें झेलने पड़े ड्यू टू देयर फॉल्टी टैक्सेशन सिस्टम। लेकिन ट्रिगर ये हुआ सिपाहियों के इश्यूज से, ठीक है। तो इसमें नो डाउट कि एक नेशनलिज्म के बीज जरूर थे, लेकिन क्या ये नेशनलिज्म मैच्योर हो गया था? ये नेशनलिज्म वाज नॉट मैच्योर येट। अभी भी इंडिया, ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया एज वन नेशन, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया एज वन नेशन was not accepted by revolutionaries। पता ही नहीं था। मराठास, गुजरातीज, we were मराठीज, गुजरातीज, बंगालीज, पंजाबीज एंड so on and so forth, ठीक है। वो इंडिया इज वन नेशन, ये आइडिया अभी प्रॉपरली ब्लूम नहीं किया था। ये धीरे धीरे ब्लूम करेगा और इसमें भी अंग्रेजों की ही चीजें हमें काम आएंगी, ठीक है। अंग्रेजों ने जो एजुकेशन और इंग्लिश लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया, इसमें वो अपना फायदा देखना चाहते थे। ये हम थे जिन्होंने इस चीज को यूज करके नेशनलिज्म को प्रमोट किया, ठीक है। सो कॉमन नेशनैलिटी एंड नेशनहुड, इट वाज नॉट इनहेरेंट टू द रिवोल्ट ऑफ 1857। इसलिए कई बार ये इस आर्गुमेंट का काउंटर है दैट फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, डेफिनेटली हम ये कहेंगे, लेकिन इसका एक काउंटर ये आता है कि क्योंकि नेशनहुड और नेशनैलिटी का कॉन्सेप्ट ही जब नहीं है, तो हाउ कैन वी से इट एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। बट एग्जामिनेशन में इस तरह से नहीं लिखना, एंड अदरवाइज भी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस डेफिनेटली थी इन द लाइट ऑफ मेनी फैक्टर्स दैट आई डिस्कस्ड, बट एट द सेम टाइम द सीड्स ऑफ nationalism, anti-imperialism were definitely there, but common nationality and concept of nationhood was not had not matured enough during this revolt, okay. So one may say that revolt of 1857 was first great struggle of Indians to throw off British rule. It was a combined attempt of many classes to challenge a foreign power, ठीक है। सो ये एक कॉमन एनिमी के अगेंस्ट, कॉमन एनिमी के होते हुए, ठीक है, कॉमन एनिमी के अगेंस्ट इट यूनाइटेड मीन्स, एंड इससे क्या हो रहा है, ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एज नेशन, ये सामने आ रहा है, ठीक है। नेशन क्या होता है? नेशन इज अ कल्चरल कॉन्सेप्ट, कंट्री इज अ ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेशन इज अ कल्चरल कॉन्सेप्ट, कंट्री इज अ ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट। कंट्री क्या होता है कि ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर जो टेरिटरी है, दैट इज रेफर टू एज कंट्री। नेशन जो है, नेशन इज मच ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, ये सिर्फ ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज की बात नहीं होती। इसमें पीपल हैविंग सिमिलर शेयरिंग सिमिलर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स, शेयरिंग सिमिलर सेट ऑफ डिफिकल्टीज, चैलेंजेस एज वेल एज अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। एंड इस केस में जैसे हम आगे देखेंगे, शेयरिंग सिमिलर हिस्ट्री ऑफ सबजुगेशन अंडर ब्रिटिश। सो वहां से इंडिया एज अ नेशन ये बनेगा। इसलिए कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ये आप डिटेल में अभी डिस्कस करोगे धीरे धीरे, जैसे आपके सारे कॉन्सेप्ट, सारे कंपोनेंट्स पूरे होंगे, पॉलिटी का भी पूरा होना जरूरी है। तो इसमें क्वेश्चन कई बार आता है दैट वी हैव क्रिएटेड आवर कंट्री बट द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग नेशन इज स्टिल गोइंग ऑन, ठीक है। एडिटोरियल्स भी आप अगर पढ़ते हैं तो उसमें भी ये बात कही जाती है, ठीक है। तो ये वही कॉन्सेप्ट है कि नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस शुरू हो गया है, लेकिन अभी मैच्योर होना बाकी है। तो एक शुरुआत जरूर इस नेशन बिल्डिंग ने हमें प्रोवाइड की थी, ठीक है। चलिए अब कॉन्सिक्वेंसेस को देखना है, रिवोल्ट ऑफ 1857 के कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, राइट। तो इसमें ऐसा था कि रिवोल्ट को सप्रेस होने में 2 साल लगभग लग गए थे। सो बाय 1859 रिवोल्ट की कंप्लीट सप्रेशन चल रही थी, ठीक है। 1859 तक रिवोल्ट की सप्रेशन जो थी वो चलती रही थी, लेकिन एट द सेम टाइम प्रिंसली स्टेट को लेकर अंग्रेज बहुत ज्यादा इनसिक्योर थे, क्योंकि अगर प्रिंसली स्टेट सिपाहियों का साथ दे देते तो अंग्रेजों को हम पूरी तरह से बाहर खदेड़ सकते थे, और उसके बाद भले ही थोड़ी देर के लिए अराजकता आती, लेकिन जब कोई नया ऑर्डर बनता है तो पुराना ऑर्डर एक बार डिस्ट्रॉय होता है, फिर रिकंस्ट्रक्ट होता है, और उस रिकंस्ट्रक्शन में we Indians would have been able to create a constitution for ourselves, maybe a power sharing structure maybe, और जो 100 साल तक और अंग्रेज हमारे ऊपर राज करते रहे, 90 साल तक अभी और रहेंगे, तो वो अवॉइड किया जा सकता था। सो इंडियन प्रिंसली स्टेट्स को दिखाने के लिए कि तुम्हारे सगे हम हैं, अंग्रेजों ने क्या किया, 2 अगस्त 1858 को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक पार्लियामेंट्री एक्ट पास किया। दिस एक्ट वाज कॉल्ड एज बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट
या फिर इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 भी कहते हैं। ठीक है, अब याद रखिएगा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट टाइम टू टाइम भारत की एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस करती थी। इन चेंजेस को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स कह दिया जाता था। सो 1858, 1919, 1935 इस तरह के एक्ट्स हम पढ़ते रहेंगे। तो पहली शुरुआत यहाँ 1858 में इधर हो गई। इस 1858 के एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत की सॉवरेन पावर काइंड ऑफ जो वो डिफैक्टो काम कर रही थी उसको डिसबैंड कर दिया गया और कहा गया कि अब भारत की जो एडमिनिस्ट्रेशन है इट विल बी डायरेक्टली मैनेज्ड बाय क्वीन विक्टोरिया, यानी कि सॉवरेन ऑफ ब्रिटिश। ठीक है, द क्राउन ऑफ ब्रिटिश विल गवर्न इंडिया। सो द एक्ट डिक्लेयर्ड क्वीन विक्टोरिया एज सॉवरेन ऑफ ब्रिटिश इंडिया। सवाल कई बार बन जाता है, वो रानी जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर दिया था और वो रानी जिसको ब्रिटिश इंडिया की सॉवरेन घोषित कर दिया था, दो अलग अलग रानियां हैं, एलिजाबेथ वन एंड क्वीन विक्टोरिया दिस टाइम। ठीक है, यहां पर एमसीक्यू पोटेंशियल एमसीक्यू बन सकते हैं, तो इसे ध्यान से आप पढ़ेंगे, राइट। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर अ सेपरेट पोस्ट। अब क्वीन विक्टोरिया ने भारत के ऊपर राज करना है, ठीक है, शी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज सॉवरेन। लेकिन ब्रिटेन में क्या है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम चल रहा था, क्वीन में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है वहां पे। आज की डेट में भी वो इसी तरह का सिस्टम फॉलो करते हैं। देयर इज प्रिंस चार्ल्स, वो अब किंग चार्ल्स द थर्ड बन चुके हैं। ठीक है, चार्ल्स द थर्ड जो है वो राजा है और वहां पर प्राइम मिनिस्टर भी है। कुछ देर पहले तक ऋषि सुनक थे, अब चेंज हो गया है ना। तो प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो लार्जली अपना काम करती है, लेकिन सर्वे सर्वा जो है कुछ बहुत डिस्क्रिशनरी पावर्स जो है वहां के किंग के पास है, राजा के पास है। जैसे भारत में जो प्रेसिडेंट की पोजीशन है इट इज वेरी सिमिलर टू द पोजीशन ऑफ किंग इन इंग्लैंड। ठीक है, किंग ऑफ इंग्लैंड की थोड़ी सी एक्स्ट्रा पावर्स डेफिनेटली है। ठीक है, पॉलिटी में आप ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। सो अब किंग ने या ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, ठीक है, अगर हम कहते हैं कि प्रेसिडेंट कुछ कर रहा है तो एक्चुअली जो डिसीजन चलते हैं वो कैबिनेट के चलते हैं या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के चलते हैं, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, दे आर कंडक्टेड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। सो उसी तरह से ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर या ब्रिटेन की सरकार डिसीजंस लेती है, दे आर कैरिड आउट इन द नेम ऑफ द क्वीन और द सॉवरेन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। तो यहां पर क्या है कि इन्होंने ब्रिटेन में बैठे हुए भारत के ऊपर कंट्रोल रखने के लिए एक पोस्ट बनाई कॉल्ड एज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया को आप ऐसा समझ लो, ये है ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर। इनको आप समझ लो मिनिस्टर ऑफ इंडियन अफेयर्स। जैसे हमारे यहाँ मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति रहेंगे, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स रहेंगे, राइट। तो आप समझ लो कि ब्रिटेन में क्योंकि इंडिया उनकी एक बहुत प्राइज्ड कॉलोनियल पोजीशन थी, तो उसके लिए इन्होंने एक सेपरेट पोस्ट निकाली कॉल्ड एज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड ही वाज मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट। तो अगर सरकार बदलेगी, कैबिनेट बदलेगा, तो न्यू सरकार अपना कोई मंत्री इस तरह से अपॉइंट करेगी और ये अपने अंडर किसको अपॉइंट करेगा, एक वाइस रॉय को। ठीक है, वाइस रॉय और ये गवर्नर जनरल, ये एक एडिशनल टाइटल इसको मिल गया। गवर्नर जनरल को बेसिकली वाइस रॉय का एडिशनल टाइटल मिल गया। डिफरेंस दोनों में देखो क्या है, बहुत सी बुक्स में ये बताया नहीं जाएगा बट आप समझ लीजिए, क्योंकि क्राउन का अब भारत में रूल है। ठीक है, तो जो गवर्नर जनरल है उसके दो यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई हैं। एक कि वो भारत में ब्रिटिश रूल को गवर्न करेंगे, सो इन दैट रिस्पेक्ट दे आर गवर्नर जनरल। एंड एट द सेम टाइम वो क्राउन के बिहाफ पर हमारी प्रिंसली स्टेट्स के साथ भी कोऑर्डिनेट करेंगे। तो प्रिंसली स्टेट जो हैं दे आर अंडर द पैरामाउंट पावर ऑफ ब्रिटिश के क्राउन और उनके साथ कोऑर्डिनेशन करने की कैपेसिटी में द गवर्नर जनरल विल बी कॉल्ड एज वाइस रॉय, दैट इज वाइस रॉयल। कि क्राउन खुद नहीं आ सकता तो उनका ये दूत वाइस रॉयल, वाइस रॉय, ये आपके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। ठीक है, एंड जहां तक डायरेक्ट वो टेरिटरीज जहां पर डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नर्स बैठते हैं, ठीक है, तो उस कैपेसिटी में ही वाज गवर्नर जनरल, राइट। कंपनी रूल वाज अबॉलिश्ड एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटायर कंट्री इट वाज अज्यूम्ड बाय ब्रिटिश क्राउन। ठीक है जी, सो ये यहां पर मेजर प्रोविजन थी। ठीक है, अब 1858 में इस अनाउंसमेंट के बाद, राइट, इस अनाउंसमेंट के बाद लॉर्ड कैनिंग ने एक दरबार भी लगाया जहां पर उन्होंने क्वीन की प्रोक्लेमेशन को शोकेस किया। ये दरबार इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबादी लिखना पेपर में, दिस इलाहाबाद टुडे इज कॉल्ड एज प्रयागराज। ठीक है, बट एट दैट टाइम इट वाज कॉल्ड एज इलाहाबाद। और यहां पर क्वीन की प्रोक्लेमेशन को अनाउंस किया गया इन नवंबर 1858। प्रोक्लेमेशन में मेन चीजें क्या थी, मेन टेकअवेज क्या थे, 1858 के ही एक्ट की कुछ प्रोविजंस को हाईलाइट किया गया था ताकि ये मैसेज इंडियन प्रिंसली स्टेट्स को लाउड एंड क्लियरली पहुंच सके। गवर्नर जनरल को एक एडिशनल टाइटल मिला वाइसरॉय का,
ब्रिटिश क्राउन जो है इसने पैरामाउंटसी एज्यूम कर दी, ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म। फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये प्रोवाइड कर दिया गया और अंग्रेजों ने कहा कि हम भारतीयों के कस्टम्स में अब कोई हस्तक्षेप नहीं किया करेंगे। लॉ जो है वो इम्पार्शल तरीके से भारतीयों को प्रोटेक्ट करेगा। और सर्विसेज में, ठीक है, सर्विसेज में क्या होगा, अंग्रेजों को और भारतीयों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी, यानी कि नॉन डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस के बारे में भी इन्होंने कहा था। अब एज द हिस्ट्री टेल्स अस, यहां पर ब्रिटिश डिड नॉट कीप देयर प्रॉमिस। ठीक है, इधर ब्रिटिश दे डिड नॉट कीप देयर प्रॉमिस, लेकिन इनको पता लग गया था कि ये जो सती बैन हमने कर दी थी, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती बैन कर दी थी, विडो रीमैरिज एक्ट लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर आया था, ठीक है, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें। तो इसके चलते क्या है कि इन्हें पता लग गया था कि रिलीजन के साथ पंगा लोगे तो इंडियंस छोड़ेंगे नहीं, गदर कर देते हैं ये। तो इन्होंने कहा कि रिलीजन में कोई हस्तक्षेप नहीं करना, ठीक है। और इन्होंने ये भी प्रॉमिस किया कि जितनी प्रिंसली स्टेट्स को हम एक्वायर कर चुके हैं, बस अब हम उतना ही अपने टेरिटरी को मैनेज करेंगे। जो प्रिंसली स्टेट्स भारत में मौजूद हैं, आपकी टेरिटरी सुरक्षित है, आपको सिर्फ इतना करना है कि हमारी पैरामाउंटसी एक्सेप्ट करके रखें, आपकी टेरिटरी को हम प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि गदर में आपका भी नुकसान हो सकता है। सो इस प्रोक्लेमेशन से प्रिंसली स्टेट्स का सपोर्ट अंग्रेजों ने अपने फेवर में करवा लिया। ठीक है, अब इसी के चलते ना अंग्रेजों में एक न्यू क्लास पैदा हुई थी। ये बस पढ़ लो, पेपर में पूछे जाने के जरा चांसेस मुश्किल हैं। इस क्लास को कहते हैं कंजर्वेटिव ब्रांड ऑफ लिबरलिज्म। यूजुअली जो लिबरलिज्म होता है ना, यूजुअली द पीपल हु आर लिबरल, उनके साथ ये सिनारियो होता है कि ये कहते हैं कि सबको थोड़ा इक्वल समझो, सबको अधिकार दो, ठीक है, इंडियंस को बहुत ज्यादा डिमीन नहीं करना, इंडियंस भी अपलिफ्ट हो सकते हैं, इनको आप सही एजुकेशन, सही टूल्स प्रोवाइड करो, इनको अवेयरनेस दो, ये अपलिफ्ट हो सकते हैं। तो इसी लिबरलिज्म ने क्या किया, लिबरल लोगों ने जो ब्रिटेन के थे, इन्होंने भारत में आके एजुकेशन वगैरह इंट्रोड्यूस करनी स्टार्ट की। इन्हें लगा कि नहीं, सती प्रैक्टिस जो है दैट इज नॉट डन, इसको अबॉलिश करना चाहिए। तो उनकी भी एक सपोर्ट थी राजा राम मोहन रॉय के एफर्ट्स में, राइट। विडो रीमैरिज एक्ट भी इसी तरह से वो इंट्रोड्यूस करवाने में उनकी एक भूमिका रही थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इंडियंस रिवोल्ट कर देते हैं और वो भी इतना बड़ा, तो ये लिबरल लोग जो थे ये भी डर गए। तो इनका मानना था दैट इंडियंस, ठीक है, इनके किसी भी मामले में पूरी तरह से कोई इंटरफेरेंस नहीं हमने करनी, ठीक है, इनके ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर को इन्हीं के हाल में छोड़ दो, राइट। और इनका मानना था दैट दीज इंडियंस दे आर बियॉन्ड रिफॉर्म्स। तो ये भी कंजर्वेटिव्स की तरह सोचना शुरू हो गए। कंजर्वेटिव्स क्या होते हैं कि इनको छोड़ो, अपना संभालो, मरते मरने दो, ठीक है। तो ये लिबरल्स जो थे, इनके दिमाग में भी यही आ गया कि अपना काम अब करते हैं, ठीक है, दीज इंडियंस आर बियॉन्ड रिफॉर्म्स। रेशियल एक्सप्लॉयटेशन जो थी ये और ज्यादा इंक्रीज हुई, इट इंक्रीज्ड आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। हालांकि क्वीन की प्रोक्लेमेशन में ये बात कही थी कि हम नॉन डिस्क्रिमिनेशन रखेंगे, लेकिन जब गदर हुआ तो दोनों साइड से इतनी हीनियस एट्रोसिटीज दोनों साइड्स ने कमिट की कि अंग्रेज दोबारा भारतीयों के ऊपर विश्वास ही नहीं कर पाए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इनको एक पोजीशन से ऊपर मत बैठने देना, क्योंकि अगर दोबारा कोई रिवोल्ट हुआ तो फिर हम जिम्मेदार नहीं होंगे। अगर इनको ज्यादा पोजीशन ऑफ पावर दे दी तो इनका दिमाग खराब हो सकता है, हमारी सत्ता फिर हिल जाएगी। तो इन्होंने रेशियल एक्सप्लॉयटेशन को और ज्यादा बढ़ावा देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, ये धीरे धीरे चेंजेस होंगे, ऐसा नहीं कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चलती रहेगी, धीरे धीरे चेंज होगी। क्वेश्चन कीजिए, 2014 में पूछा गया था, व्हाट वाज और वर द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858। ठीक है, कब हुई थी ये पहली बार? 1 नवंबर 1858। कैसे हुई थी? लॉर्ड कैनिंग ने, जो कि गवर्नर जनरल थे, और यही भारत के वो गवर्नर, पहले गवर्नर जनरल बने जिनको वाइसरॉय का भी एडिशनल टाइटल मिला, ठीक है। ये फर्स्ट वाइसरॉय भी आप इनको कह सकते हो, मतलब फर्स्ट वाइसरॉय मतलब वो गवर्नर जनरल जिसको फर्स्ट वाइसरॉय का टाइटल मिला, ठीक है। और कहां पे? प्रयागराज या इलाहाबाद, वहां पर दरबार लगाकर इन्होंने प्रोक्लेमेशन करवाई। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है टू डिस्क्लेम एनी इंटेंशन टू एनेक्स इंडियन स्टेट। ये ट्रू है। डिस्क्लेम एनी इंटेंशन मतलब कि हमारी कोई मंशा नहीं है कि हम अब इंडियन स्टेट को एनेक्स करेंगे, नहीं। जिनकी जो इंडियन स्टेट्स अब मौजूद हैं ये आपकी सेफ है। टू प्लेस द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर ब्रिटिश क्राउन, अगेन ट्रू। टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेड विद इंडिया, ये फॉल्स है। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ईस्ट इंडिया कंपनी के डिसबैंड कर दिया गया था, तो अब ट्रेड नहीं रेगुलेट करेंगे। और वैसे भी 1857 से पहले तक इनकी मोनोपोली जो थी वो लगभग खत्म हो चुकी थी,
और भारत में इनकी प्रेजेंस को इन्होंने कोई डेडलाइन नहीं सेट की थी। ठीक है, तो ये फॉल्स है, पहली दो स्टेटमेंट्स ट्रू है, आंसर ऑप्शन ए है, ए इज द करेक्ट आंसर, डी इज फॉल्स। ठीक है, रुद्राक्ष, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ईस्ट इंडिया कंपनी को हमने डिसबैंड कर दिया, कोई जरूरत ही नहीं है इसकी। ठीक है, तो डी इज द, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, रिवोल्ट की सिग्निफिकेंस देखो क्या है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिवोल्ट? इसमें एक तो कंपनी की एडमिनिस्ट्रेशन की शॉर्टकमिंग्स पता लग गई, और ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता रहेगा कि किन चीज क्या नहीं करना, सो एज नॉट टू ट्रिगर द रिवोल्ट अगेन। इसी के साथ साथ जहां तक भारतीयों का सवाल है, तो इसमें देखो, इसने हमारे आने वाले फ्रीडम स्ट्रगल को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया रिवोल्ट ने। ठीक है, इसमें लोगों की जो प्रॉब्लम्स थी ना, उनको हवा मिल गई, वो सबके सामने आ गए। इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस बहुत ज्यादा हैं, तो जो प्रॉब्लम्स हैं वो सबके सामने आ गई, और जो सेंसलेस एट्रोसिटीज हुई उसमें ये चीज पता लग गई कि वायलेंट स्ट्रगल की अपनी लिमिटेशन होती है। अगर आज भी मैं बता, मान लो कोई वायलेंट स्ट्रगल अगर करना पड़ता है, तो आम इंसान के लिए वायलेंट स्ट्रगल करना आसान नहीं है। वायलेंट स्ट्रगल करने के लिए जिगरा चाहिए होता है, जो हर इंसान में नहीं होता। तो इसलिए ये पता लग गया कि अगर आने वाले टाइम में हमने अंग्रेजों को पूरी तरह से भारत से निकालना है, तो उसमें हमें एक ऑर्डरली अप्रोच को फॉलो करना पड़ेगा, विच शुड बी लेस वायलेंट। ठीक है, वायलेंस कैनॉट बी द आंसर, राइट। एंड 1857 में लोकल ट्रेडिशंस बन गए थे रेजिस्टेंस टू ब्रिटिश रूल के, कि मतलब जो किस्से कहानियां मशहूर हुई ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट 1857 के गदर से, तो उसमें क्या है कि लोकल कहानियां और लोगों को प्रोत्साहन मिला, लोगों का डर अंग्रेजों से थोड़ा सा कम हुआ, और उसमें क्या है कि लोकल रेजिस्टेंस आती थी, और ब्रिटिश भी इंश्योर करते थे कि थोड़ा सा लोगों को अपनी बगावत करने दो, थोड़ी थोड़ी बगावत करते रहेंगे, हम थोड़ा इनको चिल्लाने देंगे। ठीक है, वही अमरीश पुरी वाला डायलॉग नायक का, कि अभी ये लोग गुस्से में हैं, थोड़ी देर चिल्लाएंगे, चीखेंगे, फिर थक जाएंगे और फिर घर चले जाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि ये हम भी अलाउ करेंगे, ताकि 1857 जितना धमाका ना हो जाए। वो प्रेशर कुकर की तरह बन गया था, इतने सालों से बुरा हाल कर दिया लोगों का, कि एकदम से फिर 1857 में वो धमाका हो गया। ठीक है, पूरे रिवोल्ट में हिंदू मुस्लिम यूनिटी हमें देखने को मिली थी, लेकिन अब अंग्रेज इसी हिंदू मुस्लिम यूनिटी से डर गए हैं, एंड दे विल नाउ इंश्योर कि हिंदू मुस्लिम्स में दे विल डिवाइड देम एंड रूल, राइट। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्योंकि रिवोल्ट ऑफ 1857 मुगल शहनशाह बहादुर शाह जफर की अध्यक्षता में, उनकी लीडरशिप में हुआ था, चाहे वो सिंबॉलिक हो, तो इसलिए अंग्रेजों को लगा कि मुस्लिम्स पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। सो कॉन्सिक्वेंटली 1857 से लेकर 1905 तक ब्रिटिश, दे ट्राइड देयर बेस्ट टू को ऑप्ट हिंदूज, मतलब सरकारी नौकरियों में एंड बाकी कुछ प्रेफरेंसेस में हिंदूज को फेवर करनी, और कहना कि मुस्लिम्स को फेवर नहीं करनी, क्योंकि इन्हीं की वजह से रिवोल्ट हुआ था, तो इनको ज्यादा पावरफुल नहीं बनाना। लेकिन लेट 1890s में और 1905 के पास क्या हुआ, 1905 में बताओ क्या हुआ था, व्हाट हैपेंड इन 1905? ये एक वाटरशेड ईयर माना जाता है, क्योंकि यहां पर बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, इसको भी पढ़ेंगे हम कमिंग लेक्चर में। स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, कांग्रेस बन गई थी, और अंग्रेजों को रियलाइज हुआ कि कांग्रेस बना दी और हिंदूज को जो हमने सपोर्ट किया, ये हमें बैकफायर कर रहा है। तो स्वदेशी मूवमेंट के चलते ब्रिटिश, दे डिसाइडेड कि मुस्लिम्स को भी फेवर करो, और मुस्लिम लीग की फाउंडेशन रखी गई थी फिर। ठीक है, ये हिस्ट्री में अभी आपको बताऊंगा मुस्लिम लीग की क्या फाउंडेशन थी। ठीक है, तो मुस्लिम्स को फिर दोबारा इनकी फेवर करनी स्टार्ट की, और इंश्योर किया गया कि ये एंड हिंदूज, ये आपस में इनसिक्योर फील करते रहे, आपस में इनकी लड़ाई होती रहे, राइट, एंड अल्टीमेटली हम अपने रूल को इंश्योर कर सकें। तो कोई भी ऐसी चीज होती थी जो मान लो कांग्रेस या हमारे लीडर्स चाहते थे कि होनी चाहिए, लेकिन अंग्रेज चाहते थे ये नहीं होनी चाहिए थे, नहीं होनी चाहिए, तो ये क्या करते थे, ये कुछ रिएक्शनरी एलिमेंट्स लाइक कन्वेंशनल जमींदार, राइट, एंड लेटर मुस्लिम लीग के मेंबर्स को यूज करते थे टू काउंटर कांग्रेस। ठीक है, तो डिवाइड एंड रूल इस प्रकार से इन्होंने किया। ठीक है, क्लियर है ये? जाने से पहले आखिरी क्वेश्चन आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। करेक्ट आंसर आपको बताना है। पहली स्टेटमेंट,
It highlighted the importance of violent struggle for freedom of the country. Second statement, it was a rare event of freedom struggle marked by Hindu-Muslim unity. पूरे फ्रीडम स्ट्रगल में 1857 में एक हमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी नजर आती है, इसके बाद हमें अनप्रेसिडेंटेड हिंदू मुस्लिम यूनिटी नॉन कोऑपरेशन में नजर आएगी इन 1920s। इसके अलावा हिंदू मुस्लिम यूनिटी बहुत ज्यादा रेयर थी, ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल किया था। सो फर्स्ट स्टेटमेंट, दिस इज फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स क्योंकि वायलेंट स्ट्रगल की इंपॉर्टेंस नहीं, हमें किसकी इंपॉर्टेंस पता लगी, वायलेंट स्ट्रगल की लिमिटेशंस पता लगी थी कि सभी आम जनता बहुत ज्यादा देर तक वायलेंट स्ट्रगल नहीं सस्टेन कर पाएगी, बीवी बच्चे होते हैं सभी के, उनको खाना खाना है, ठीक है, तो वायलेंट स्ट्रगल नहीं हो पाएगा, ठीक है, इसकी लिमिटेशंस एक पता लगी थी, और ऑर्डरली स्ट्रगल कैसे करना है वो पता लगा था। तभी बाल गंगाधर तिलक, सरदार पटेल, इन्होंने भी ऑर्डरली स्ट्रगल किया था, भले ही ये एक्सट्रीमिस्ट थे, लेकिन होम रूल लीग वगैरह एवरीथिंग वाज ऑर्डरली स्ट्रगल, राइट। एंड सेकंड स्टेटमेंट ये ट्रू है, तो आंसर बी बन गया, ठीक है, बी बिकम्स द करेक्ट आंसर, राइट। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। इसको आप एक बार रिवाइज कीजिए, कोई डाउट है डू कंसल्ट योर मेंटोर्स, ठीक है। एंड अगर कोई बुक आप रेफर करना चाहते हो, स्पेक्ट्रम एक अच्छी बुक है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपके काम आएगी। अगर आपके पास स्टडी आईक्यू की बुक है तो स्टडी आईक्यू की बुक आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन याद रखना कि अभी हम फाउंडेशन हमने स्टार्ट नहीं की, ये सिर्फ बेसिक्स हम कवर कर रहे हैं, तो बहुत सी चीजें हैं जो डेप्थ में जाके फाउंडेशन में कवर होंगी। अभी हमने सिर्फ ओवरव्यू लिया है ताकि आपको एक ग्लिम्स मिल जाए कि किसी टॉपिक को अप्रोच करने का तरीका क्या होता है, ठीक है। और साथ साथ मैं क्वेश्चंस करवाता रहूंगा ताकि आपको पता रहे दैट हाउ वी हैव टू अप्रोच अ पर्टिकुलर टॉपिक, एंड जो भी हम पढ़ रहे हैं वो आंसर्स में कैसे हमारे काम आएगा, ठीक है। चलिए, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड नाइट। और अब हम मिलेंगे मंडे को। कल दोस्तों जीएस 1 और 2 का मेंस का एग्जाम है, इसकी डिस्कशन आपको मिलेगी स्टडी आईक्यू के चैनल पे, उसे आप जरूर देखिएगा। एंड मंडे को अब मिलते हैं, ठीक है। मंडे को जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो होगा बर्थ ऑफ कांग्रेस एंड अर्ली नेशनलिज्म, ठीक है, वहां से हम स्टार्ट करेंगे कि कांग्रेस कैसे बनी और उसके बाद अर्ली नेशनलिज्म, उसके क्या एस्पेक्ट्स हैं एंड हाउ वी ट्रांजिशन टू स्वदेशी मूवमेंट दे, ठीक है। कोशिश मेरी रहेगी कि मंडे को स्वदेशी मूवमेंट भी आपका हो जाए। दैट्स ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।